So let me introduce myself. My name is Dr. Azra Hanif. ठीक, I am from Jammu and Kashmir. I am All India rank 22. I am doing my PG in LPT from cost only, but I am a JRF in that. So जो हमारा पहला बैच था, मतलब मेरा पर्सनली पहला बैच था, जो हमारी एकेडमी है ऑलरेडी उन्होंने हरियाणा PCS में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। हरियाणा PCS से स्टार्ट किया था, लेकिन तब मैं इस एकेडमी का पार्ट नहीं थी। तो जब से मैं इस एकेडमी का पार्ट हूँ तब से हमारे गुजरात का पेपर हो चुका है और हमारे MP का पेपर हो चुका है। अभी तक ऑलमोस्ट उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, सिर्फ रिटन हुआ है। और ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी से 90% स्टूडेंट जो है वो रिटन में क्वालिफाई हो चुके हैं और वो इंटरव्यू दे रहे हैं। और जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनका स्कोर भी इतना हाई है कि वो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड ही है। हम उनको सिलेक्टेड ही मान सकते हैं बिकॉज उनका रिटन का स्कोर काफी ज्यादा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी को एग्जैक्ट डिटेल करनी है वो हमारे जो प्रशांत सर है उनसे बात कर सकते हैं। आई कैन ओनली गिव यू द एग्जैक्ट परसेंटेज, एग्जैक्ट डिटेल सर के पास है। ठीक है, तो सी हमारा जो कोर्स है, फॉर एग्जाम्पल अभी एक स्टूडेंट आपके सीनियर है, आई थिंक आप सबके सीनियर ही होंगे सर। तो सर अभी ये बोल रहे थे कि जो पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि फैक्चुअल थे और फील्ड एप्लीकेशन पे ज्यादा नहीं थे। सो ये हमारी जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, जो भी एग्जाम्स इंडिया में है उसकी एक रियलिटी है। रियलिटी क्या है कि बहुत कम एग्जाम्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको जो फैक्चुअल है ना वो रिमेम्बर करना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको फैक्चुअल से आएंगे ही आएंगे। इनफैक्ट अगर आप अपना मेडिसिन देखोगे, मेडिसिन में भी सिंपल क्वेश्चंस आए थे, लाइक स्टिकी आईज किस वाली डिजीज में होते हैं, लाइक पोल्ट्री के क्वेश्चंस आए थे, आपके फाउल पॉक्स के क्वेश्चन आए थे, उसमें जो स्ट्रेन्स के क्वेश्चंस आए थे लाइक रानीखेत। तो ऐसी चीजें आई थी, मतलब फैक्चुअल था, बहुत पेपर फैक्चुअल था एक्चुअली। सो अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आई विल बी टेकिंग योर वेटनरी मेडिसिन और कुछ LPT वगैरह और भी कुछ कोर्सेज मैं आपके लूंगी। सो हमारी जो कोशिश रहेगी ना वो Day 1 से यही रहेगी कि आपका जो सिलेबस है उसको हम स्टिक करेंगे। ऑब्वियसली बिकॉज सी हम कुछ भी पढ़े लाइफ में, सिलेबस हमारा प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, प्राइम प्रायोरिटी पे हमारा सिलेबस है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस को स्किप करेंगे यू नेवर नो कि आप कब बीट हो जाएंगे एग्जाम में। उसके अलावा सिलेबस के अलावा जो भी आपकी क्वेश्चंस आए गए हैं आपके पेपर में, हमारा मेक श्योर होगा कि जो भी क्वेश्चंस आई है हमारा कोर्स उसी तरीके से डिजाइन होगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपकी सॉल्व हो पाए, आपको एग्जाम में स्ट्रगल ना करना पड़े। दिस वी कैन अश्योर यू। ठीक है, बेस्ड अपॉन हमारी जैसी परफॉर्मेंस रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उस हिसाब से हम ये चीज अश्योर कर सकते हैं आप लोगों को। आई कैन अश्योर यू एंड एकेडमी कैन अश्योर यू विद द फुल प्रॉमिस कि आपका जो भी कोर्स होगा वो उस कोर्स में ही आपके क्वेश्चंस होंगे। द रिजल्ट क्या, मतलब MP का रिजल्ट या गुजरात का रिजल्ट अच्छा क्यों हुआ, उसके पीछे यही था कि जो हमारी क्लासेस थी, जो हमारे नोट्स थे, उनके एग्जैक्ट एज इट इज रेप्लिका क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, एज इट इज रेप्लिका आए हैं। हम आपको 100 नंबर ऑफ प्रूफ्स दे सकते हैं कि एज इट इज, या फिर आप लोगों में किसी के फ्रेंड्स भी अगर MP से हुए तो आप उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बात पूछ सकते हैं कि एज इट इज हमारे नोट्स से क्वेश्चंस आए थे, हमारी क्लासेस से क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो भी सिलेबस स्पेसिफिक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेसिफिक है, उसी तरीके से आपका एक कोर्स डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों की आज पहली क्लास, आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ऑब्वियसली पहली होगी, मैं ही स्टार्ट कर रही हूँ। सो जो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज वेटनरी मेडिसिन। और वेटनरी मेडिसिन जो है आपका स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस टू योर सिलेबस होगा। ठीक है, आप लोगों ने सिलेबस आई थिंक देखा होगा, जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं स्टूडेंट्स उन्हें पता होगा। जो सिलेबस है बेसिकली आपका सिलेबस ना कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप टॉपिक 1 देखोगे और टॉपिक 2, अच्छा वन डिस्क्लेमर ऑल्सो कि अभी जो सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं ये आपका वो सिलेबस है जो अभी तक का फॉलो हुआ था, एंड आई थिंक कि अभी तक यही वैलिड है कि नहीं, या फिर कुछ चेंजेस आई है? नहीं मैम, कोई चेंज नहीं है, वो पुराना वाला ही है सिलेबस। एग्जैक्टली अभी तक यही सिलेबस वैलिड है। सो ये जो सिलेबस है ये आपका सिलेबस है विद रिस्पेक्ट टू योर वेटनरी मेडिसिन। अब आप एक चीज नोटिस करोगे सिलेबस में, गिव मी अ सेकेंड। सी अगर आप इस सिलेबस को देखोगे ना, ये वाला पोर्शन, पहला टॉपिक इसमें इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन है, सेकेंड टॉपिक इसमें प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन है। अगर आप ये चीज देखोगे ना, आपको क्या लगता है ये मेडिसिन के अलावा आप कहाँ पढ़ते हैं? मतलब मेडिसिन में तो हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, ये एक्चुअली ये कहाँ पढ़ते हैं ये टॉपिक, आप कोई बता सकते हैं? CPH में CPH, माइक्रोबियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। यही चीज, प्लीज जिसका माइक पीछे से ऑन है प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट।
प्लीज क्लास, क्योंकि आपको मेरी भी आवाज आएगी और उनकी भी आवाज आएगी, ना तो उनकी आवाज क्लियर आएगी ना तो मेरी आवाज क्लियर आएगी। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे कुछ बोलना है, कोई बात नहीं है, आई विल स्टॉप माई सेल्फ, वो बोल सकते हैं, बट ऐसे रैंडम क्लास में माइक ऑन रखने का कोई स्कोप नहीं बनता। सो दिस इज योर माइक्रोबियोलॉजी एंड पर्टिकुलरली दिस इज योर इम्यूनोलॉजी। तो ये जो पोर्शन है ना, एक्चुअली इन्होंने इम्यूनोलॉजी का डाल दिया है, क्योंकि आपका सिलेबस में इम्यूनोलॉजी कोई सेपरेट टॉपिक है ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें डाल दिया। अब इसमें डालने का यही मुद्दा बनता है कि इससे हम कोरिलेट करेंगे वैक्सीनेशन भी, और ऑब्वियसली जो डिजीजेस होती है वो इम्यूनोलॉजी होती है, दैट इज द बेस, है ना। पहले हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते, फिर हम लोग 4th ईयर में मेडिसिन पढ़ते। इसका मतलब ये है कि जो इम्यूनोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है वो बेस बनाती है हमारे वेटनरी मेडिसिन की। सो ये टॉपिक इन्होंने ऐसे डिजाइन किया। बाकी जो है इसमें वैक्सीनेशन शेड्यूल है। सी अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, बेसिकली मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगी इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन से ही, राइट। लेकिन उसके बाद हम जाएंगे प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है ना, इसको मैं छोड़ूंगी पहले। अब आप बोलेंगे क्यों, इसीलिए क्योंकि वैक्सीनेशन शेड्यूल किसका होता है, डिजीजेस का। कौन सी डिजीज में आप कौन सा वैक्सीनेशन करेंगे, लाइक एफएमडी में किस एज पे वैक्सीनेशन करेंगे, ब्रुसेला में किस एज पे वैक्सीनेशन करेंगे, या फिर जो पोल्ट्री के स्ट्रेन्स, आपके वैक्सीन के स्ट्रेन्स आए थे बेसिकली इससे क्वेश्चन पिछली बार, मुक्तेश्वर स्ट्रेन पे या फिर दूसरे स्ट्रेन्स पे आए थे, लसोटा वसोटा, वैसा क्वेश्चन आया था इस पे लास्ट टाइम। तो ये बेटर रहेगा तब पढ़ना जब हम पहले इनकी डिजीज पढ़ रहे हैं। तो जब हमने सारी डिजीज कवर करी है उसके बाद एक जनरल सा बनाएंगे हम चार्ट, जिसमें हम हर एक डिजीज का वैक्सीनेशन शेड्यूल पढ़ेंगे। लेकिन वो वैक्सीनेशन शेड्यूल अलग से पढ़ने के साथ साथ जो भी डिजीज होगी ना जिसमें कोई भी वैक्सीनेशन शेड्यूल होगा, मैं कोशिश करूंगी डिजीजेस के साथ ही कवर करना। अब वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है ना वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है पोल्ट्री के लिए, क्योंकि उसमें वो स्ट्रेन्स वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पेपर। तो इसीलिए वैसा रहेगा कि पहले हम इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। अब किसी को ये दिक्कत होगी कि मैम क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में क्या पढ़ना है, कोई मुझे बताएगा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में क्या पढ़ना होता है, कोई आइडिया किसी को, इसमें क्या, इसका क्या टॉपिक बनता है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा, इट्स जस्ट अ लर्निंग, टू वे लर्निंग है, जज कोई नहीं करेगा आपको। Maybe extremotic or non-zoonotic diseases. बैक्टीरिया Bacterial, Bacterial, viral, fungal, or some study said zoonotic and non-zoonotic. See, there is something called bacteria, virus, fungi को मैं एक चीज बोल सकती हूँ, infectious diseases बोल सकती हूँ। Can I call it infectious diseases? जी मनीष। है ना, क्यों इन्फेक्शियस डिजीजेस? बिकॉज ऐसी डिजीजेस जो होती है वो कोई इन्फेक्शियस एजेंट करता है, चाहे वो इन्फेक्शियस एजेंट आपका बैक्टीरिया हो, चाहे वो इन्फेक्शियस एजेंट आपका वायरस हो, चाहे वो फंगई हो या फिर प्रोटोजोआ वगैरह हो। सो ये आपका एक इन्फेक्शियस डिजीज का क्लास आता है। लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर ही एक सब क्लास आता है जिसको हम बोलते हैं कंटेजियस डिजीजेस। ठीक है, अब किसी को डिफरेंस पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड अ कंटेजियस डिजीज? एनीबॉडी? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको जज नहीं करेगा। लर्निंग एक्सरसाइज है, क्लास में विल मेक श्योर, मतलब वी कैन प्रॉमिस यू, आवर एकेडमी कैन प्रॉमिस यू कि जो भी क्लासेस होंगी मैक्सिमम चीजें आपको क्लास में ही याद होगी। क्लासेस के बाद जस्ट यू हैव टू मेक अ रिविजन फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बाकी जिम्मेदारी सारी एकेडमी की रहेगी। हाँ जी बताएं, क्या आप हर किसी इन्फेक्शन या इन्फेक्शन contagious disease or those disease that can cause illness by either fungus, bacteria, protozoa. that can cause illness? So, wait a second. If contagious disease can cause, हाँ, at one time एक ही student, at one time एक ही student, That is not person to person. That is contagious. एग्जैक्टली, बेसिकली कंटेजियस डिजीज। सर आप बताएं, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे पहले? अरे मैम मैं यही बोल रहा था मैं भी। तो कंटेजियस डिजीज एक्चुअली वो डिजीज होती है जो कि एनिमल्स में स्प्रेड होती है बाय कांटेक्ट, या तो एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ कांटेक्ट हुआ, या फिर इस एनिमल की जो स्क्रीशंस है, इस एनिमल की जो एक्सक्रीशंस है उसके साथ कांटेक्ट हुआ। तो जो कांटेक्ट के थ्रू फैलती है वो आपकी कंटेजियस होती है। लेकिन कुछ डिजीज आप ऐसी भी देखते हैं जो फैलती है वाया वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, जैसे ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती है, क्या आप इनको कंटेजियस बोल सकते हैं?
नहीं बोल सकते मैम। All contagious. तो ये आती है आपकी नॉन कंटेजियस में या फिर इन्फेक्शस डिजीज में। एक आपकी ये क्लासिफिकेशन रहेगी। इसके अलावा आपका पीवाईक्यू एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, वो ये था कि फॉर एग्जाम्पल कुछ डिजीज होती है स्पोरोडिक, ये आपका स्पोरोडिक पे क्वेश्चन आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये क्वेश्चन आया था। कुछ होती है एपिडेमिक, कुछ होती है आपकी एंडेमिक, कुछ होती है आपका पेंडेमिक। सी इंडिया में जितनी भी स्टेट में एग्जाम्स हुए हैं ना, यकीन माने ये एक क्वेश्चन आएगा, ये एक क्वेश्चन आता आता है, तो ये आप मिस नहीं कर सकते हो। इफ यू इवन लुक आपका 2022 वाला पेपर, वही आपका रिसेंट एग्जाम हुआ है, उसमें भी इनफैक्ट उन्होंने स्पोरोडिक पे पूछा था। तो एक क्लासिफिकेशन जो डिजीज की है ना वो ये रहेगी। और इससे तो सब कोई मतलब आई थिंक अवेयर होगा, पैंडेमिक बहुत ही रिसेंट आया था। कौन सा पैंडेमिक था वो? कौन सा पैंडेमिक था जिसको हमने पूरे वर्ल्ड ने बैटल किया उस पैंडेमिक? एग्जैक्टली, कोविड-19। ठीक है, सो ये आपका एक, ये आपकी क्लासिफिकेशन बन सकती है। ठीक है, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन करने के बाद लाइक स्पोरोडिक, एंडेमिक या कंटेजियस, नॉन कंटेजियस, वो क्लासिफिकेशन करने के बाद हम जाएंगे या फिर एक और क्लासिफिकेशन होती है एक्यूट डिजीज, कुछ होती है पर एक्यूट डिजीज, कुछ होती है सब एक्यूट डिजीज, कुछ होती है क्रोनिक डिजीज। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो मोस्टली ये तीन आपकी क्लासिफिकेशन में पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद बैक तो हम जंप करेंगे अपनी डिजीजेस को। सी हमारे पास कितनी ज्यादा डिजीज है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। हमें उतनी ही डिजीजेस पढ़नी है जितने आपके सिलेबस ने दिया गया है। और आपके सिलेबस में जो डिजीज है ना, एक्चुअली ये दो हिस्से में डिवाइड की गई है। आपका एक प्रिवेंटिव वाली मतलब प्रिवेंटिव वाला पोर्शन भी है, लाइक इन्फेक्शस डिजीज भी दी गई है, और एक आपका मेटाबॉलिक डिजीज भी दी गई है। मेटाबॉलिक में इन लोगों ने आई थिंक मिल्क फीवर ही दिया है, और हाइपोफॉस्फेटीमिया, डाउनर काउंट सिंड्रोम और कीटोसिस, आई थिंक यही दी है। और इसके अलावा इन्होंने नमूनिया पूछा है, आई थिंक ब्लोड भी होना चाहिए, टीआरपी भी होना चाहिए, ब्लोट, टिम्पेनी ब्लोट, बस। रेस्ट जो भी डिजीज, और जीडीवी थोड़ा डिफरेंट है। बाकी जो भी डिजीज दी गई है दैट इज सेम, जो हम पढ़ते रहते हैं, एफएमडी, रिंडरपेस्ट, काउपॉक्स, पीपीआर, कैनाइन डिस्टेंबर, तो ये सारी डिजीज इसी में दी गई। इन डिजीज के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और इतनी ही डिजीज में ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इनफैक्ट इसमें आई थिंक पोल्ट्री की भी कुछ डिजीज होंगी, लाइक फाउल पॉक्स है, फाउल टाइफाइड है, प्लूरम डिजीज है, इनसे क्वेश्चन लास्ट टाइम, रानीखेत, इनसे क्वेश्चन लास्ट टाइम आए हैं। अगर इनके अलावा भी आई थिंक एस्परजिलोसिस वगैरह से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे, विल मेक श्योर कि वो भी इसमें कवर हो जाए। सो ये आपका ब्रॉड जो है वो सिलेबस है। सिलेबस में किसी को कोई सवाल पूछना है आप में से? एनीबॉडी? किसी को कोई कंफ्यूजन सिलेबस को लेकर? एंड कॉक्सिडिया बॉस है यार, कॉक्सिडिया इज ऑल्सो देयर। कॉक्सिडिया में अगर किसी ने एग्जाम भी दिया होगा रिसेंटली, जो यूपीएससी यूनियन टेरिटरीज का एग्जाम होगा, उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें भी वो वैक्सीनेशन वगैरह का पूछा गया था कि सब यूनिट वैक्सीन कौन है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में किसी को कोई दिक्कत? हाँ, और इसके अलावा ना आप लोग एलएसडी पढ़ोगे, लंपी स्किन डिजीज। वाई? बिकॉज एलएसडी के केसेस इंडिया में होते जाते हैं। अभी आपका एलएसडी का आउटब्रेक चल ही रहा है एमपी में, तो ऑब्वियसली बात यूज में है, तो यहाँ पे भी है मैम, यूपी वेस्ट यूपी में है अभी भी। ओके, यूपी में भी है, नाइस। तो एलएसडी जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। एलएसडी करवाने वाला आपका कौन सा है? कैप्रिपॉक्स। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बिकॉज अभी हमारे सी लंपी स्किन डिजीज में अभी तक जो हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं ना, दैट इज गोरपॉक्स। आपको पता होगा गुडपॉक्स वैक्सीन। बट ये वैक्सीन जो है ना, ऑब्वियसली बात है, उतना ज्यादा कुछ फायदेमंद है नहीं। तो अभी आपको न्यूज में भी सुना होगा, सबसे पहले जो हमारा आई कार्ड था, उसने नेशनल इक्वाई रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक वैक्सीन बनाया था लंपी के लिए, लंपी स्किन डिजीज के लिए। और इस साल 2025 जैन में एक और वैक्सीन आया है जो कि एलएसडी के लिए। बट ये इन दोनों वैक्सीन का अभी कमर्शियल एप्लीकेशन नहीं है, ज्यादा अभी यूज नहीं कर रहे। बट हाँ, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज न्यूज में है। तो जो चीज न्यूज में है, जो डिजीज न्यूज में है, वो तो इंपॉर्टेंट बन ही जाती है। उसमें आप नहीं बोल सकते कि यार एलएसडी तो सिलेबस में था नहीं, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते अपने विभाग से कि यार ये कैसे पूछ ले, नहीं, क्योंकि न्यूज में है, वैक्सीन बनाई जा रही है, इंडिया में कितना काम हो रहा है, सो ये डिजीज आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और किसी को कोई सवाल? आगे बढ़े हम। इज द सिलेबस ओके टू एवरीबॉडी? काफी अच्छा सिलेबस है, काफी कंसाइज सिलेबस है। तो इंशाल्लाह ये टाइम पे भी हो जाएगा, और इंशाल्लाह भी गारंटी हूँ कि सारे क्वेश्चंस निकल ही जाएंगे पेपर से।
सी अब अब कोई सोचेगा मैम हिस्ट्री तो था नहीं सिलेबस में, अभी वाले सिलेबस में, तो आपने इस सवाल ये टॉपिक क्यों स्टार्ट किया? ठीक है, किसी का क्वेश्चन हो सकता है, मे बी हो. सो द रीजन फॉर दिस इज दिस. 2022 वाले पेपर में ये क्वेश्चन भी था कि नहीं? हाँ मैम. हाँ. तो ये क्वेश्चन फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन था, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी था. सो ये क्वेश्चन जो दो है, वो जो जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, हमें मेक श्योर करना पड़ेगा. इस देखो क्वेश्चन से क्या होता है, एक फायदा, क्वेश्चंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज की सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है इंसान के लिए, बिकॉज एक पैटर्न पता चलता है और एग्जामिनर का जो वे ऑफ थिंकिंग, एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो पता चल जाता है कि एग्जामिनर ने अगर ये क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब है एग्जामिनर की लाइन ऑफ थिंकिंग. हम एग्जामिनर की थिंकिंग को ट्रैक कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि यार इस बार इसने ये पूछा तो अगली बार इस एग्जामिनर कहां तक सोच सकता है. सो बिकॉज ऑफ दिस आई थॉट कि जो जो सब्जेक्ट्स आपके होंगे एटलीस्ट उनका जो फादर वगैरह है वो तो पता रहनी चाहिए आप. सो फर्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. सी अगर आप इस चीज को देखेंगे ना, बेसिकली जो एनिमल डिजीजेस है, ठीक है, एनिमल डिजीजेस पे एनिमल डिजीज कैसे होती है, इनका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, इनका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है. एक्चुअली में ना बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज पे काम किया है. आप लोगों को आइडिया होगा कि बहुत सारी सिविलाइजेशन चली है, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन. तो डिफरेंट सिविलाइजेशंस में डिफरेंट लोगों ने इस पे काम किया है. तो एक्चुअली ना एक कंट्रोवर्सी है बेसिकली कि हम किसको मानेंगे फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन. अब ये कंट्रोवर्सी क्यों है? ये कंट्रोवर्सी इसीलिए है बिकॉज टू मेनी पीपल हैव वर्कड इन दिस फील्ड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने काम किया है. तो एक एक कंट्रोवर्सी चली कि हम किसको एक्चुअली फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन बोलेंगे. ठीक है, अब बहुत ज्यादा मतलब आई मीन टेक्स्ट ने कुछ लिखा है, किसी टेक्स्ट ने कुछ लिखा होगा, लेकिन जो आपको एग्जैक्टली एग्जाम के लिए रिमेंबर करना है वो है आपके दो लोग. पहला जो है, जो आपके पेपर ने पूछा था लास्ट टाइम, दैट वाज Rhenatus Vegetius. ये Rhenatus Vegetius, he is considered as the father of veterinary medicine. But the catch यहाँ पर ये है कि इनको father of veterinary medicine तो कहा जाता है, मगर जो हमारे ancient literature है उनमें कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि ये किस टाइम पे थे, 4th to 5th century CE. अगर किसी को आइडिया होगा हिस्ट्री वगैरह के बारे में, तो बुद्धिज्म जैनिज्म का पीरियड, किसी को आइडिया, एंशियंट टाइम्स में बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक पीरियड जब था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का, लगभग उस टाइम पे, लाइक मौर्यन किंगडम, मौर्य सुना होगा आप में से किसी ने. तो मौर्यास के टाइम पे, जिस टाइम पे आपके अशोका वगैरह थे, तो उस टाइम पे जो रिनेटस वेजेटस है वो एग्जिस्ट करते थे और उस टाइम पे उन्होंने वेटनरी में मेडिसिन में काम किया. उनका जो मेन काम था रिनेटस वेजेटियस का, उसका काम था, उन्होंने बुक्स लिखी है हॉर्सेस पे कि हॉर्स एंड म्यूल्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कि हॉर्स एंड म्यूल्स में कौन कौन सी डिजीज हो सकती है और उनको उस डिजीज को कैसे ट्रीट किया जा सकता है. इस पे इन्होंने एक किताब लिखी थी, अजीब नाम है ऑब्वियसली क्योंकि ये इंडियन तो थे नहीं, डाइजेस्टा आर्टिस म्यूक्यूलो मेडिसना, म्यूलो मेडिसना, मतलब इन्होंने अपनी किताब का नाम यही रखा था. और इस किताब में इन्होंने लिखा था कि जो हॉर्सेस होते हैं और जो म्यूल्स होते हैं, इनमें जो डिजीज होती है वो कैसे होती है, उन डिजीज को कैसे ट्रीट किया जाएगा. तो क्योंकि इन्होंने इतना काम किया था 4th to 5th सेंचुरी में, तो इनको माना जाता है एज द फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन. लेकिन जो हमारे नए टेक्स्ट है, जो हमारी नई बुक्स है, वो किसको मानते हैं फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन? क्लॉडी बर्गोलेट को. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि यार इनको क्यों मानते, इन्होंने भी क्या कोई बुक लिखी है? नहीं, इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी है, बेसिकली इन्होंने कुछ और काम किया है. आप लोगों में से किसी को पता है कि फर्स्ट ह्यूमन डिजीज जिसको इरेडिकेट किया गया है सबसे पहला, कोई बता सकता है? विच इज द फर्स्ट ह्यूमन, पहली ह्यूमन डिजीज कौन सी है जिसको इरेडिकेट, जो दुनिया में अब एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन पहले करती थी? एनीबडी? Smallpox. स्मॉल बॉक्स. एक सेकंड, वीडियो शायद बंद हुआ है मेरा.
Okay, not fine. Sorry for the interruption. So, smallpox is the फर्स्ट डिजीज ह्यूमंस में जो आप लोगों ने इरेडिकेट कर दी है, दुनिया भर में इरेडिकेट हो चुकी। तो जो हमारे एनिमल्स है उनमें कौन सी पहली डिजीज है जिसको इरेडिकेट किया गया है? अब जो नहीं है, पहली थी एनिमल्स में। मैम रिंडरपेस्ट है क्या? एग्जैक्टली, वेरी नाइस, रिंडरपेस्ट है ना। आज तो रिंडरपेस्ट है नहीं, बट रिंडरपेस्ट में अब कोई क्वेश्चन नहीं आता। रिंडरपेस्ट में सिर्फ उसकी हिस्ट्री आती है, क्योंकि अब तो ये होती नहीं, अब तो इरेडिकेट की गई। अच्छा, कोई बताएगा रिंडरपेस्ट को वर्ल्ड से कब इरेडिकेट किया गया, और इस रिंडरपेस्ट को इंडिया से कब इरेडिकेट किया? पूरी दुनिया से कब किया गया और हमारे इंडिया से कब किया गया? एनी आइडिया? 2006 नहीं 2006 में इंडिया से रिंडरपेस्ट को इरेडिकेट किया गया, और दुनिया भर को माना गया कि दुनिया भर से रिंडरपेस्ट को खत्म किया गया है, वो है 2011। ठीक है, तो दुनिया से 2011 में पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड रिंडरपेस्ट फ्री बना, और हमारा जो इंडिया है वो 2006 में रिंडरपेस्ट फ्री बना। नो डाउट हमारे केसेस पहले ही बंद हुए, मतलब बंद आने हो चुके थे, बट ऑब्वियसली बात थोड़ा टाइम लेते हैं कि री इमरजेंस ना हो जाए, तो अल्टीमेटली फिर 2006 में बोला गया कि ये खत्म हो गया। अब देखो, एक टाइम ऐसा था, आपका 70s का दौर ऐसा था जब रिंडरपेस्ट की बीमारी जो थी वो बहुत ज्यादा थी। रिंडरपेस्ट के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, और इस रिंडरपेस्ट के केसेस ने लोगों को परेशान कर रखा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उनने सोचा कि यार हमें कुछ करना होगा कि ताकि हम इस रिंडरपेस्ट को इरेडिकेट कर सके। और इस रिंडरपेस्ट को इरेडिकेट करने के लिए दो चीजें की गई। फर्स्ट, रिंडरपेस्ट को इरेडिकेट करने के लिए आपका फर्स्ट वेटनरी स्कूल बनाया गया। पहला वेटनरी स्कूल जहां पे बोला गया कि वेटनेरियंस को ट्रेन करो ताकि ये वेटनेरियंस जो है ये रिंडरपेस्ट को खत्म करने में हमारे काम आ सके। क्योंकि दुनिया भर में नीड फील हुई कि यार एनिमल्स में ऐसी भी डिजीज हो सकती है जो कि बहुत डेडली हो सकती है, जो कि प्रोडक्शन लॉस कर सकती है, जो कि एनिमल्स की जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके लॉसेस कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक लॉस कर सकता है। तो एक जरूरत महसूस हुई थी कि यार ऐसा स्कूल बनाओ, वेटनरी स्कूल, जहां से हम वेटनेरियंस को निकाल सके, जहां से वेटनेरियंस प्रोड्यूस हो सके। तो फर्स्ट वेटनरी स्कूल बना था रॉयल वेटनरी स्कूल, जो कि बना था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, लियोन एक जगह था फ्रांस में, और ये कब बना था? 1761 में। दिस इज बीइंग आस्क्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में। तो ये चीज की गई, और एक चीज की गई रिंडरपेस्ट को खत्म करने के लिए, कोई बता सकता है? रिंडरपेस्ट को खत्म करने के लिए बना गया OIE। डू यू नो व्हाट इज OIE? किसी को पता है OIE क्या होता है? हाँ, ट्राई करो, नो नो इश्यूज। OIE जो है इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल एपिजोटिकस। लेकिन आप सोचोगे कि यार आज के टाइम पे हम OIE सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि आज के टाइम पे OIE खत्म हो चुका है। आज के टाइम पे OIE का जो नाम है दैट इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। जैसे आपका WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसका देखता है? ह्यूमन मेडिसिन को देखता है, ह्यूमन डिजीज को देखता है, ह्यूमंस में देखता है। उसी तरीके से जो हमारे वेटनरी मेडिसिन है उसमें जो हमारे पास WHO के बिहाफ पे है वो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, WOAH। ठीक है, ये जो WOAH है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका जो पुराना नाम था वो था OIE। ठीक है, और OIE क्यों बना था? इसी रिंडरपेस्ट को खत्म करने के लिए। रिंडरपेस्ट की बीमारी ने इतना लोगों को स्ट्रेस किया था कि हमने दो चीजें बनाई रिंडरपेस्ट को खत्म करने के लिए। एक आपका पहला वेटनरी स्कूल, और दूसरा आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था OIE। और OIE कब बना? OIE बना 1924 में। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और OIE कहाँ बना? ये बना पेरिस में। ये भी फ्रांस में बना, लेकिन पेरिस में। ठीक है, तो OIE पेरिस में बना, और लियोन जो फर्स्ट वेटनरी स्कूल है वो बना आपका फ्रांस में। फ्रांस में बना 1761 में, और OIE बना 1924 में। दोनों डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आप सोचेंगे कि मैम आप तो ये पढ़ा रहे थे कि क्लॉडी बर्गोलेट को फादर ऑफ
वेटनरी मेडिसिन, मॉडर्न वेटनरी मेडिसिन क्यों कहे हम? क्योंकि ये जो फर्स्ट वेटनरी स्कूल था जो 1761 में बना था, इसको जो बनाने वाले थे वो थे आपके क्लॉडी बर्गोलेट। अब आपके एग्जाम में डिपेंड करता है एग्जामिनर की जो लैंग्वेज है वो क्या है। अगर एग्जामिनर ने सिंपली पूछा कि फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन कौन है और ऑप्शन में सिर्फ रिनेटस वेजेटिस है, तो आप लोग आंख बंद करके लगा सकते हो ऑप्शन। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि फादर ऑफ मॉडर्न वेटनरी मेडिसिन क्यों है, कौन है, तब जाके आएगा क्लॉडी बर्गोलेट। अब आप लोगों के दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन आए कि आप उसको मॉडर्न क्यों कहते हैं। देखो 4th to 5th सेंचुरी BC जो होता है ना, वो पुराना टाइम होता है, ये आपका एंशियंट टाइम्स है। तो ये एंशियंट टाइम में थे रिनेटस वेजेटिस, लेकिन 1761 या फिर 1712 to 1779 ये आपका मॉडर्न टाइम्स होता है, इसीलिए आप इनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न वेटनरी मेडिसिन। ठीक, उसके बाद हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ऐसे इंसान है जिनका नाम बहुत कॉमन लिया जाता है, किसी को ये भी लगता होगा शायद हिपोक्रेट्स ही फादर ऑफ मेडिसिन है, लेकिन हिपोक्रेट्स जो है ही इज द फादर ऑफ मेडिसिन, मगर किस में? आपके ह्यूमन मेडिसिन में। तो हिपोक्रेट्स जो होते हैं वो फादर ऑफ ह्यूमन मेडिसिन है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इनका नाम? बेसिकली क्या हुआ है, जो हिपोक्रेट्स है ना, उन्होंने इतना काम किया है ना मेडिसिन में कि कुछ चीजें वहां से हमने भी एक्स्ट्रापोलेट करके अपनी वेटनरी मेडिसिन में यूज की है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हिपोक्रेट्स ने जो भी उस टाइम पे मतलब फाइंडिंग्स की थी, जो भी स्टडी दी थी, तो वो चीजें हम भी एज वेटनरी मेडिसिन में यूज करते हैं, तभी इनका नाम जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारा हक है कि हम उनके बारे में जाने, बट ही इज एक्चुअली द फादर ऑफ ह्यूमन मेडिसिन। नाउ अब वर्ल्ड की लेवल पे छोड़ के हम अपनी इंडिया की लेवल पे आएंगे। सी हमारे जो किंग अशोका को सब जानते होंगे, जानते हैं? बहुत ही बेस्ट ऑफ द किंग्स थे, यस मैम। है ना? ही वेंट फ्रॉम दम्मगोश टू बेरीगोश टू दम्मगोश। तो बहुत उनका जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ दम्मा, वो बहुत फॉलो होता है आज भी एथिक्स में हमारे। सो ये जो किंग अशोका थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे वेटनरी हॉस्पिटल्स बनाए, और कहा जाता है कि दुनिया में जो सबसे पहले अच्छे अच्छे वेटनरी हॉस्पिटल्स बनाए वो किन्होंने बनाए? अशोका ने। सो हमें ये चीज वेटनरी मेडिसिन में पता होनी चाहिए कि हमारे किंग थे जिन्होंने फर्स्ट नोन बड़े बड़े वेटनरी हॉस्पिटल्स बनाए। ठीक है, उसके बाद आपके अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में भी मेंशन किया गया है अबाउट डिजीजेस के बारे में। अब सी हमारे पास वेदास है 4, कोई बताएगा कौन कौन से वेदास है हमारे पास? एनीबडी? ऋग्वेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। ठीक है, तो ये जो हमारे अथर्ववेद है, इनफैक्ट देखा गया है कि अथर्ववेद में भी बहुत सारे एनिमल डिजीज के बारे में लिखा गया है और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में लिखा गया है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको जीके में भी हेल्प करेगी और वेटनरी में तो करेगी। ठीक है, उसके बाद एक और इंसान है जिनका नाम है शालिहोत्र। शालिहोत्र के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, सुना है किसी ने? कोई आइडिया नहीं? फर्स्ट नोन वेटनेरियन कौन थे? सी शालिहोत्र जो है ये दुनिया के सबसे पहले फर्स्ट वेटनेरियन इन द वर्ल्ड थे। दुनिया के पहले वेटनेरियन जो थे वो शालिहोत्र थे, और शालिहोत्र जो थे ये इंडियन थे, और शालिहोत्र को कंसिडर किया जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन वेटनरी मेडिसिन। तो कल को इस साल आपके फॉर एग्जांपल एग्जामिनर का मूड चेंज हुआ, उसने आपको फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन नहीं, उसने आपको पूछा फादर ऑफ इंडियन वेटनरी मेडिसिन। तो इंडिया में जिसको फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन माना जाता है वो है आपके शालिहोत्र। शालिहोत्र जो थे इनको फर्स्ट वेटनेरियन, दुनिया का पहला वेटनेरियन भी माना जाता है। इसका क्या रीजन है इनको माना जाता है? क्योंकि इन्होंने ना वेटनरी मेडिसिन पे बहुत सारी किताबें लिखी है। इनने बहुत सारी, इनकी एक किताब है जिसका नाम है शालिहोत्र संहिता। इस किताब में इन्होंने बहुत सारी डिजीज के बारे में लिखा है, डिजीज की डायग्नोसिस के बारे में लिखा है, डिजीज की ट्रीटमेंट के बारे में लिखा है, इसीलिए हम इनको मानते हैं फादर ऑफ इंडियन वेटनरी मेडिसिन। इसके अलावा आप लोगों को एक आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक, आयुर्वेदा से भी हम ट्रीट कर सकते हैं अपने डिजीजेस को, है कि नहीं? मतलब आयुर्वेदा में क्या होता है, जड़ी बूटियां वगैरह यूज करके, तुलसी नीम वगैरह यूज करके। तो इन्होंने एक और किताब लिखी थी शालिहोत्र ने जिसका नाम था हाया आयुर्वेदा। और हाया आयुर्वेदा जो है ये किताब है, ये एक आयुर्वेदा की किताब है जो हॉर्सेस पे है, कि हॉर्सेस की डिजीज को, हॉर्सेस में जो भी डिजीज होती है उनको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो आयुर्वेदा से। तो ये किताबें किसने लिखी है? शालिहोत्र ने। ठीक, इसके अलावा एक और थे
उनका नाम था पालकापिया। पालकापिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेटनरी मेडिसिन में। इनको कहा जाता है एलिफेंट के एक्सपर्ट। पालकापिया जो थे, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गज आयुर्वेदा। आप लोगों को पता होगा गज का मतलब होता है एलिफेंट। तो इन्होंने इस किताब में ये लिखा है कि जो एलिफेंट्स की डिजीज होती है, एलिफेंट्स की जो एनाटमी होती है, एलिफेंट्स की फिजियोलॉजी, एलिफेंट्स की डिजीजेस, उन डिजीज का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे आयुर्वेदा के को यूज करके। सो ये थे आपके पालकापी। ठीक है। इसके अलावा जो महाभारत का टाइम था, तब भी वेटनरी मेडिसिन पे बहुत ध्यान दिया गया। तब भी वेटनरी मेडिसिन में बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था। महाभारत के टाइम पे आपने दो लोगों का नाम सुना होगा, एक आपके नकुल थे और एक सहदेव थे। तो नकुल जो थे वो हॉर्सेस के एक्सपर्ट थे। हॉर्सेस में कैसे कैसे डिजीज होती है, हॉर्सेस में डिजीज को कैसे ट्रीट किया जाएगा, हॉर्सेस की डिजीज को कैसे डायग्नोज किया जाएगा, तो नकुल ने वो किताब लिखी थी। और आपके जो सहदेव थे, ही वॉज एन एक्सपर्ट इन कैटल, तो वो कैटल के एक्सपर्ट थे। इसके अलावा आपको वेटनरी मेडिसिन की हिस्ट्री के बारे में और कुछ नहीं जानना है। आई थिंक इतना एनफ है। बस इतना याद रखिए आप कि फर्स्ट फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, फादर ऑफ मॉडर्न वेटनरी मेडिसिन, फादर ऑफ इंडियन वेटनरी मेडिसिन, और दुनिया भर के फर्स्ट वेटनरियन कौन थे? शालिहोत्र। अगर एग्जामिनर पूछेगा, ट्विस्ट करेगा इस बार, तो मोस्ट प्रोबेबली वो शालिहोत्र पे ही जा सकता है। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? यहां तक सबको क्लियर है? सी, कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी, पता ही होगा आपको, पंतनगर। पंतनगर जो है वो इनिशियली तो यूपी में थी, तभी यूपी वालों के लिए जाना जरूरी है। लेकिन बाद में जब उत्तराखंड अलग हुआ, ठीक है, 2000 में, तो फिर बाद में ये उत्तराखंड में चली गई। तो हमारी जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है दैट इज इन पंतनगर, उसका नाम है। आप में से शायद किसी ने वहां पढ़ा भी होगा, दैट इज इन, अब वो उत्तराखंड में। ठीक है। हमारा जो फर्स्ट वेटनरी कॉलेज बना है वो हमारा सबसे पुराना बॉम्बे वेटनरी कॉलेज है। हमारी जो फर्स्ट वेटनरी यूनिवर्सिटी है वो है तनुवास, चेन्नई में बनी थी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। सी, ये क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों के लिए आपको ना फादर ऑफ एनाटॉमी पता है किसी ने बोला, ना आपको किसी ने बोला फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ना आपसे किसी ने बोला फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। आपके पास सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है, फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। कौन है फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन? अब इसमें से ऑप्शंस में आप चूज करेंगे 1, 2, 3 या 4। रेनेटस वेजिटेटिस। ठीक है। अब हम वेटनरी मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि वेटनरी मेडिसिन एक्चुअली होता क्या है। कोई बताएगा? आप में से आप ही बता दो, आपको भी पता होगा ये सब, कुछ नया नहीं है। कोई भी स्टूडेंट वॉलेंटरी आके बोल सकता है। क्या होता है वेटनरी मेडिसिन? क्या क्या मतलब, अगर किसी कोई भी आपसे पूछेगा कि यार कोई नॉन वेट है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा यार वेटनरी मेडिसिन क्या होता है, मैं तो बड़ा सुनते आ रहा हूँ कि वेटनरी मेडिसिन क्या चीज है, इस वेटनरी मेडिसिन में क्या आप जानते हो आप इसमें? मैम जो जिस ब्रांच में मतलब डायग्नोस करके ट्रीटमेंट हो और प्रिवेंशन के बारे में बताया जाए। एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक तो है। वेटनरी मेडिसिन जो होती है, बेसिकली हम इसमें डिजीज के बारे में पढ़ते हैं कि कोई डिजीज जो है वो कैसे डायग्नोज की जा सकती है, डायग्नोज की तो हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट की तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वही तो पढ़ते हैं। ठीक है। अब जो ये वेटनरी मेडिसिन है, इसका ना दो ब्रांच होता है। एक को हम बोलते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन या फिर क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन, और दूसरे को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन। ठीक है। दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन और प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन। ठीक है। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है क्लिनिकल में और प्रिवेंटिव में? मैम क्लिनिकल वाली बीमार होने के बाद दी जाती है, प्रिवेंशन में पहले ही दी जाती है बीमार होने से। है ना। तो जो क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन है, ये किस पे फोकस करेगी? एक तो ये फोकस करेगी डिजीज की डायग्नोसिस पे और डिजीज के ट्रीटमेंट पे। हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल मेडिसिन, वेटनरी मेडिसिन रिएक्टिव होती है, हम इसमें रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव मेडिसिन है ये। क्यों? क्योंकि इसमें हमें डायरेक्टली डिजीज देखनी है। अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, डिजीज तो हो चुकी है। हमारा क्या है, वी हैव टू डायग्नोज अ डिजीज, उसके बाद हमें ट्रीट करना है। लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन, वेटनरी मेडिसिन में क्या, यहाँ पर हमारा फोकस जो होगा वो कैसे डिजीज को कंट्रोल किया जाएगा और कैसे डिजीज को प्रिवेंट किया जाएगा। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पे फोकस है। कोई बताएगा डिजीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? कैसे प्रिवेंट होगा? Dialysis.
वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन करके, तभी आपके टॉपिक में लिखा ही गया है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन करके, ठीक है। आप लोगों को कोई आइडिया है अभी इंडिया में हमारी किसी डिजीज पे कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है? एफएमडी को चल रहा है मैम। कौन सा प्रोग्राम चल रहा है एफएमडी पे? एफएमडी पे कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है कि किसी और का माइक खुला है? हाँ बोले आप तो बोले, बस मैंने पूछने के लिए बोला था। आप लोगों ने सुना होगा हमारे पास एक नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, सुना है किसी ने? नेशनल, यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है, मैं दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चन आया था इस बार, पिछली बार भी आपके पेपर में। डिजीज, इसका नाम है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, अभी भी चल रही है, इनफैक्ट अभी चलेगी 2030 तक। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी स्कीम्स होती है हम अपने कोर्सेज में आपको कवर करवा ही देंगे। तो ये जो डिजीज, ये जो प्रोग्राम है ना, ये लॉन्च किया गया था 2019 में। इस प्रोग्राम में 2 डिजीज का जिक्र किया गया है कि हमें 2 डिजीज को कंट्रोल करना है, 2 डिजीज को प्रिवेंट करना है। एक डिजीज जो जिक्र किया गया है इसमें, वो है आपका एफएमडी, और दूसरी डिजीज जिसमें इसका जिक्र किया गया है वो है आपकी ब्रूसेला। ठीक, एक तो एफएमडी है, एक ब्रूसेला है, ठीक है। कैसे कंट्रोल करोगे? एफएमडी को भी वैक्सीनेशन से करोगे, ब्रूसेला को भी वैक्सीनेशन से करोगे। अब क्वेश्चन क्या लास्ट टाइम आपके पेपर में आया था, देखो इन लोगों का अभी हमारा जो फोकस है ना इस प्रोग्राम का, वो ये है कि हम चाहते हैं 2026 तक हम, या 25-26 तक हम एफएमडी और ब्रूसेला को कंट्रोल करें। लेकिन सिर्फ कंट्रोल करना काफी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि 2030 तक हम इसको पूरी तरीके से इरेडिकेट करें। जैसे हमने रिंडरपेस्ट को इरेडिकेट किया, इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि हम ब्रूसेला को भी इरेडिकेट करें, एफएमडी को भी इरेडिकेट करें। क्यों करना चाहते हैं इरेडिकेट? बिकॉज हमारी ऑब्वियसली बात है, मेन तो हमारा इकोनॉमिक लॉस है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक लॉस इन डिजीज से बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अब एफएमडी में आप लोगों को पता होगा कि एफएमडी में मोर्टिलिटी का खतरा नहीं, एफएमडी में मोर्बिडिटी का खतरा है, कि 100% इसकी मोर्बिडिटी रहती है, तो वो हमारे लिए दिक्कत का सबब बनता है। और ब्रूसेला में भी हमारे वो अबॉर्शंस वगैरह का ही दिक्कत है, इस वजह से हम चाहते हैं कि हम इनको कंट्रोल करें बाय 2025-26 एंड देन उसको इरेडिकेट करें बाय 2030। अब इन दोनों को कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, वैक्सीनेशन करोगे। सो एफएमडी में कौन सा वैक्सीनेशन करते हैं, ये आपका आया था 2022 का क्वेश्चन। कोई बताएगा कौन सा वैक्सीन करते हैं? वैक्सीन का नाम नहीं, वैक्सीन की स्ट्रेन बेसिकली इंपॉर्टेंट है। रक्षा जो भी है, व्हाट्स सी एफएमडी। आपके पेपर रक्षा वक्षा पे नहीं आया था, आपका पेपर जो आता है ना, जो मैंने नोटिस किया, वो ज्यादातर स्ट्रेन पे आता है कि वैक्सीन का कौन सा टाइप है, वैक्सीन की कौन सी स्ट्रेन है, रानीखेत है तो लसोटा कहाँ से, मुक्तेश्वर कहाँ से, R2B कहाँ से, मतलब ऐसी चीजें पूछी जाती है। या फिर आपका जो क्वेश्चन आया था ना 2022 में एफएमडी पे, वो था टिश्यू कल्चर पॉलीवैलेंट वैक्सीन। हाँ हाँ बताए, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? बोले सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? तो क्वेश्चन था पॉलीवैलेंट वैक्सीन, सॉरी वैक्सीन। अब एफएमडी में कौन सा वैक्सीन करते, एक ऑप्शन था उसमें पॉलीवैलेंट, और पॉलीवैलेंट ही आंसर है। कोई बताएगा क्यों? डिफरेंट सी एफएमडी में कितने सीरोटाइप्स आपके पास रहते हैं? 7 सीरोटाइप्स है ना। ओ ए सी SAT1, SAT1, SAT2, SAT3। लेकिन इंडिया में अभी सी है नो, तो 1995 से हमने सी को खत्म कर दिया। तो अभी हमारे पास सी स्ट्रेन नहीं है, तो वैक्सीनेशन देकर क्यों ही मेहनत करनी है, सी स्ट्रेन को निकाल दो। अब ये जो SAT1, SAT2, SAT3 है, सैट का क्या मतलब होता है? साउथ अफ्रीकन टेरिटरीज। तो ये साउथ अफ्रीकन में है, तो हमारे एशिया का क्या ही दिक्कत है, हम तो एशिया वाले, तो ये भी हमारे काम की नहीं है। बची कौन सी स्ट्रेन? एक तो ओ स्ट्रेन, एक ए स्ट्रेन, एक एशिया स्ट्रेन। अगर इस बार क्वेश्चन आते ना, इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स में, मैंने आईकर में भी इनफैक्ट मैंने ये चीज देखी कि इन तीनों स्ट्रेन्स पे क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आईकर में तो हर ही साल पूछते हैं वो लोग, और डिफरेंट स्टेट में भी, कि हम कौन सा वैक्सीनेशन देंगे, ओ ए एशिया 1। अब अगर आप जो आप वैक्सीन देते हो ना, उसमें ये 3 स्ट्रेन्स रहते हैं, ओ ए एशिया 1, अब इसको क्या बोलोगे? पॉलीवैलेंट। तो इसीलिए हम इसको देते हैं, बोलते हैं, इसीलिए उन्होंने लिखा था, इसका नाम ही होता है टिश्यू कल्चर पॉलीवैलेंट वैक्सीन। तो इसीलिए वो क्वेश्चन आया था पेपर में।
ठीक है, तो अब आप देखोगे मतलब 4 मंथ्स पे करोगे, उसके बाद बूस्टर करोगे 6 मंथ्स के बाद, उसके बाद एनुअली जो भी रिपीट करोगे, तो जो भी इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल होगा वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो वैक्सीन है ना, कोई बताएगा क्या ये लाइव वैक्सीन देते हैं या फिर इनएक्टिवेटेड देते हैं? इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन देती है। किल्ड वैक्सीन। वाई किल्ड? क्यों देते किल्ड? लाइव क्यों नहीं दे सकते? उसमें स्ट्राइन और वो होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अगर आप दोगे ना लाइव वैक्सीन, तो चांसेस है ना कि उसको डिजीज हो जाए, है ना चांस। और अगर डिजीज होगी, अब डिजीज से तो दिक्कत नहीं थी, मोर्बिडिटी इतनी ज्यादा है कि पूरा का पूरा फ्लॉक जो है ना वो इफेक्ट हो जाएगा और हमारे हो जाएंगे इकोनॉमिक लॉसेस। तो हम इसमें कैसे देते हैं? किल्ड वैक्सीन देते, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन देते। और उस वैक्सीन को इनएक्टिवेट करने के लिए जो हम यूज करते दैट इज बाइनरी इथिलीन इमीन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है कि वैक्सीन को इनएक्टिवेट करने के लिए कौन सा एजेंट यूज करते, दैट इज बाइनरी इथिलीन इमाइन। इससे इस वैक्सीन को इनएक्टिवेट किया जाएगा, चाहे वो इनएक्टिवेट किया या फिर किल करे। इसी तरीके से आपका जो प्रोग्राम है इसमें एक और डिजीज का जिक्र किया गया है, वो है ब्रूसेला। ब्रूसेला का जी क्या बोल रहे हैं? बाइनरी इथिलीन इमीन। आई एम राइटिंग इट, बाइनरी इथिलीन इमीन। एक तो वैक्सीन को इनएक्टिवेट करने के लिए आप लोग, आई थिंक इट्स इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को इनएक्टिवेट करने के लिए बाइनरी इथिलीन इमीन देते हो। इमीन है, अमाइन इमीन। और इस वैक्सीन को, क्योंकि ये वैक्सीन इनएक्टिवेटेड है, तो वैक्सीन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम एक एडजुवेंट यूज करते हैं। ये भी गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट में दिया गया है। एडजुवेंट वो चीज होती है जिसको जब वैक्सीन के साथ देते हैं ना, उससे वैक्सीन की पोटेंसी, वैक्सीन की एफिशिएंसी, एफिकेसी बढ़ती है। तो जो एफएमडी का जो वैक्सीन है, इसमें जो एडजुवेंट यूज करते हैं उसका नाम है मोन्टेनाइड। सो मोन्टेनाइड इज योर एडजुवेंट। अगर आपको पढ़ाएंगे हम आगे जब डिजीज पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अब आप ब्रूसेला के लिए जब आप वैक्सीन करोगे, तो ब्रूसेला की वैक्सीनेशन की एज क्या होती है, कोई बताएगा? किस एज पे ब्रूसेला के वैक्सीन देते हैं और किसको देते हैं? मेल्स, फीमेल्स या बोथ? फीमेल। एग्जैक्टली। तो फीमेल्स में ही सिर्फ वैक्सीनेशन देते हैं। किस एज पे देते हैं? फीमेल काफ्स को 9 मंथ 4 to 8 months, ठीक है। सो बाकी जो भी है, तो हम ये पढ़ रहे थे कि प्रिवेंटिव में आपका यही है। और प्रिवेंटिव में जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज इपिडेम। एक तो वैक्सीनेशन है ठीक, प्रिवेंटिव में एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है इपिडेमोलॉजिकल स्टडीज। आइडिया आपको इपिडेमोलॉजिकल स्टडीज क्या होती है? इपिडेमोलॉजी पढ़ा होगा आप सबने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पॉपुलेशन, हाँ एग्जैक्टली। बेसिकली जो एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज होती है ना, वो पॉपुलेशन वाली स्टडीज होती है कि आपने कोई केस देखा, ठीक है, आपके पास कोई केस आया, ठीक है, आप क्या करोगे? आप ट्रैक करोगे, हिस्ट्री पूछोगे कि यार ये केस कहाँ से आया। वो बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल ये XYZ एरिया से आया। आप जाओगे वहां पर XYZ एरिया में, आप इस एरिया को स्टडी करोगे कि व्हाट इज द रीजन कि ये डिजीज यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर स्टडी करोगे कि यार, स्टडीज भी इसमें टाइप्स होते हैं, बेसिकली अलग ही टॉपिक बन जाएगा। इसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती है। अगर किसी ने यूपीएससी का पेपर दिया होगा परसों वाला, लास्ट वीक वाला, तो उसको ये उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। इसमें 3 तरह की स्टडीज होती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, कोहार्ट स्टडीज एंड केस कंट्रोल, ठीक है। ये 3 स्टडीज हम यूज करके बता सकते हैं कि कोई डिजीज अगर है तो इसका ओरिजिन क्या है, ये डिजीज हुई क्यों, जिन एनिमल्स में ये डिजीज हुई उनका रिस्क फैक्टर क्या था, उनका एक्सपोजर क्या था, कैसे हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप स्टडी कर सकते हो एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज में, क्योंकि एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज में टाइप्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वो क्रॉस सेक्शनल पे आता है, या फिर कोहार्ट पे आता है, या फिर केस कंट्रोल पे आता है, ठीक है। तो आई डोंट नो आपके सिलेबस में ये है कि नहीं है, बट अगर होगा तो ऑब्वियसली हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये है। और इसमें क्या करेंगे? क्यूरेटिव मेडिसिन में इसमें सिंपली आपके पास कोई केस आया, आप केस को डायग्नोज करोगे। अब डायग्नोज कैसे किया जाता है? कितने टाइप्स के डायग्नोज के होते हैं? किसी को कोई आइडिया डायग्नोसिस पे? एग्जैक्टली। एक तो होता है आपका टेंटेटिव डायग्नोसिस, एक हो सकता है आपका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, है कि नहीं, और सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस भी हो सकता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कोई केस आता है, हमें नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल फीवर है, आपने फीवर में एंटीपायरेटिक एजेंट दिया, आपको नहीं पता फीवर क्यों है, पेन है,
पेन है तो आप दोगे पेन किलर। आप तब, या फिर किसी को कोई इन्फेक्शन है, आप दोगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। आपको नहीं पता कि इन्फेक्शंस का कॉज कौन है, अब ये स्टाफ की वजह से इन्फेक्शन है, स्ट्रेप की वजह से इन्फेक्शन है, किस एजेंट की वजह से इन्फेक्शन है, वो तब पता चलेगा जब आप इसमें क्या करोगे, लैब डायग्नोसिस करोगे, या फिर आप इसमें कोई पैथोलॉजिकल स्टडी करोगे, या फिर इम्यूनोलॉजिकल स्टडी करोगे, उसके बाद पता चलेगा। और जब आप डायग्नोज करते हो बेस्ड अपॉन दी लैब स्टडी, लेबोरेटरी में स्टडी करके, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी की, उसके बाद टेस्ट भी भेजा लेबोरेटरी, उसके बाद पैथोलॉजिकल स्टडी भी करी, उसके बाद एक्सरे भी किया, उसके बाद यूएसजी भी करा, तो उसके बाद जो आपको डायग्नोज दोगे दैट इज कंफर्मेटेड डायग्नोसिस। इसी तरीके से बस सिम्टम्स देख कर दिए तो वो भी आपका सिम्टोमेटिक ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से होती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं ट्रीटमेंट में? आपने सुना होगा पेलिएटिव ट्रीटमेंट, एक होता है हीलियो ट्रीटमेंट, एक होता है आपका रैशनल ट्रीटमेंट, empirical, होता है आपका एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। वेरी नाइस, ठीक है। तो rational भी होता है मैम, rational या rational, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रैशनल ट्रीटमेंट है। रैशनल ट्रीटमेंट कौन सी ट्रीटमेंट होगी? scientific method of treatment, साइंटिफिक मेथड। फॉर एग्जाम्पल सी, आपने क्या किया, आपको पता है एक एनिमल को बीमारी है, ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल इसको कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसका इन्फेक्शन जो है, आपने इसका सीरम सैंपल वगैरह लिया, आपने सैंपल भेजा, आपको पता चला कि इसका स्ट्रेप का इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस का, तो अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ जो भी एंटीबायोटिक है वो दे रहे हो। आपको पता है कि इन्फेक्शन कौन है, आपको पता है कि कॉजेटिव एजेंट कौन है, आपको पता है इस कॉजेटिव एजेंट का ड्रग कौन है, आपको पता है इस ड्रग की फार्माकोलॉजी क्या है, ये ड्रग इस डिजीज को कैसे ट्रीट करेगा। दैट इज योर रैशनल ट्रीटमेंट, जहां पर आप बस आंख बंद करके ट्रीट नहीं कर रहे हो, यू नो कि ड्रग का पैथोलॉजी क्या है, ड्रग का फार्माकोलॉजी क्या है, डिजीज की पैथोलॉजी क्या है। उस बेसिस के बाद आप जो ट्रीटमेंट दोगे वो आपकी रैशनल ट्रीटमेंट बनेगी। रैशनल नाम से ही समझना, बोलते ना कि रैशनल जजमेंट दे दो, ठीक है, सोच समझ के। आपका एम्पेरिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? based on experience, एग्जैक्टली जब आप एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे करोगे, आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे करोगे, आप ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे करोगे, जिसको बोलते हैं हिट एंड एरर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दादी बोलती है कि यार हमारे जमाने में तो काढ़ा पीने से गले का दर्द ठीक होता था, जुकाम ठीक होता था, या स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो तुलसी के पत्ते यूज करके स्किन की प्रॉब्लम ठीक होती थी। तो वैसी कोई ट्रीटमेंट आप बोलोगे एम्पेरिकल, जो कि उनकी एक्सपीरियंसेस से बेस्ड है, जिंदगी भर उन्होंने देखा है कि नीम से स्किन की डिजीज ठीक होती है, काढ़ा पीने से गला वाला ठीक होता है, तो उन्होंने उस बेसिस पे ट्रीटमेंट कर दी। दैट इज योर एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। या फिर हम भी एम्पेरिकल ट्रीटमेंट करते, कभी कभी हमें बस पता होता है इन्फेक्शन है, किस वजह से नहीं पता, हम लोग बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ले लो और खत्म कर दो जब तक आपका टेस्ट नहीं आता है, तो वो भी आपकी एम्पेरिकल ट्रीटमेंट बनेगी। अब नेक्स्ट है आपका पेलिएटिव। पेलिएटिव ट्रीटमेंट कौन सी ट्रीटमेंट होती है? incurable disease के लिए मैम जो किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, ठीक है, अब बोला गया है कि मेटास्टासिस है, टाइप 4 मेटास्टासिस है, लास्ट स्टेज है, अब क्या कर सकता है बंदा? कुछ भी नहीं। तो आप उसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को अच्छे से बेडिंग दो, है ना, पेशेंट को जो भी फॉर एग्जाम्पल पेन है तो पेन किलर दो। ये पता है कि पेशेंट ठीक नहीं होगा, बट ये है कि पेशेंट की जो सफरिंग है उसको कम करने के लिए, पेशेंट बेचारे को जो सफरिंग है हम बस उसको कम करें। हमें पता है कि पेशेंट क्यूर नहीं हो सकता, पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, तो वैसी ट्रीटमेंट को आप बोलोगे पेलिएटिव ट्रीटमेंट। एक और होती है हीलियो। हीलियो ट्रीटमेंट क्या होती है? हीलियो वर्ड सुना होगा आपने, हीलियो कहाँ से आता है? सन जो लाइट होती है सनलाइट के लिए यूज करते हैं, तो सनलाइट से जो ट्रीटमेंट, मतलब सन से जो ट्रीटमेंट होती है, सनलाइट से, वो आपकी हीलियो ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल किस ट्रीटमेंट में सनलाइट दी जाती है? रिकेट्स के लिए मैम विटामिन डी डिफिशियंसी, क्यों देते हैं रिकेट्स के लिए? विटामिन डी डेफिशिएंसी ना, या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर किसी को है तो आप दोगे उसमें। क्यों देंगे सन ट्रीटमेंट, कोई बता सकता है? उसमें में आप लोग याद है 6 to 8 मंथ्स, आई थिंक 4 नहीं है, 6 to 8 मंथ्स। हाँ बताओ। स्किन में आपने पढ़ा होगा, वो स्किन में होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो जब इस सनलाइट पड़ती है स्किन पे तो जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है 25 हाइड्रो, पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा कोलिकैल्सिफेरॉल में, उसके बाद कोलिकैल्सिफेरॉल जो होता है वो जाता है लिवर में, लिवर में वो कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, उसके बाद ये जाता है किडनी में, किडनी में जा होता है कन्वर्ट इनटू 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। जो 1,2, ये भी क्वेश्चन आया था, है कि नहीं सर?
आया था एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। जी मैम, जी मैम। हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कौन सा है। तो ये जो सी आपने सनलाइट ली, सनलाइट लेने के बाद स्किन जो होता है ना, स्किन में प्रेजेंट ही होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, लेकिन ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा कोलिकैल्सिफेरॉल में, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती वेवलेंथ, एक यूवी लाइट की वेवलेंथ, वो तब मिलेगी जब सनलाइट पड़ेगी। सनलाइट पड़ी तो उसने उसको कन्वर्ट किया कोलिकैल्सिफेरॉल में। कोलिकैल्सिफेरॉल जो होता है ना, दिस इज विटामिन, क्या बोलते हैं इसको कोलिकैल्सिफेरॉल को? कोई बताएगा कौन सा विटामिन होता है? D3 मैम। विटामिन डी। जी। लेकिन ये एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है? I59 ये होता है आपका इनएक्टिव विटामिन डी। ठीक है, बेसिकली आपकी दो तरह के होते हैं विटामिन डी, एक होता है कोलिकैल्सिफेरॉल, एक होता है अर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, न्यूट्रिशन में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो विटामिन, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? तो कभी कभी ना गलती से भी आपका माइक ना ऑन रह जाता है, यू डोंट इंटेंड टू डू इट, कभी कभी हो जाता है गलती से। प्लीज मेक श्योर करें कि दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, जो उनको मेरी आवाज के साथ साथ कुछ और आवाज भी सुनने की मिलेगी तो उनको क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो कोलिकैल्सिफेरॉल होता है, विटामिन डी होता है, ये एक्टिव नहीं है, ये आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करेगा। इसको अगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करना है, उसके लिए इसको कन्वर्ट होना पड़ता है उसके एक्टिव फॉर्म में, और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आपका लिवर और आप एक की किडनी। ठीक है, लिवर में क्या होता है, लिवर में ये कोलिकैल्सिफेरॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में। ये इतना काफी नहीं है, उसके बाद 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल जो है वो जाएगा किडनी में, किडनी में वो कन्वर्ट हो जाएगा 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में। और ये जो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल होता है, यही आपका क्वेश्चन आया था, इसको बोला जाता है एक्टिव विटामिन D3। ठीक है, अब ये एक्टिव विटामिन D3 क्या करता है, इसका काम होता है इंटेस्टाइन में जाना। ये जब इंटेस्टाइन में जाता है ना, इंटेस्टाइन में ये बनाता है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे कि आपके काल्मोड्यूलिन होता है, जैसे कि ऑस्टियोपोन्टिन होता है। तो वहां पर इन शॉर्ट विटामिन डी जो होता है वो इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वो इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है ब्लड में, ताकि ब्लड में कैल्शियम की लेवल्स जो है वो बढ़ जाए। तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, डॉक्टर बोलते हैं धूप में बैठो, विटामिन डी ले लो, वो विटामिन डी की टेबलेट्स प्रिस्क्राइब करता है साथ में। क्यों? क्योंकि दोनों का सिनर्जिस्टिक एक्शन है। विटामिन डी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी फॉर एग्जाम्पल जिसको विटामिन डी या फिर कैल्शियम की या फिर जैसे रिकेट्स हो, ऑस्टियोमलेशिया हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको बोलेंगे हीरो ट्रीटमेंट ले लो, या फिर हीरो ट्रीटमेंट दे सकते हैं और एक डिजीज में। कोई बताएगा किस कंडीशन में आप हीरो ट्रीटमेंट दे सकते हो? हाइपोथर्मिया में, है ना? अगर हाइपोथर्मिया हो है किसी को, हाइपोथर्मिया में भी तो दे सकते हैं ना सन ट्रीटमेंट, धूप में बैठो ठीक हो जाएगा। हाइपोथर्मिया समझते हैं ना, एक होता है हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, है ना? जी मैम। जो बॉडी का, जी जी बोलिए सर। मैम इस विंटर में मिल रहा है अभी हाइपोथर्मिया काफी। हाँ, विंटर में ऑब्वियसली, क्योंकि सी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो कैसे मेंटेन होता है, बेसिकली उसके लिए कौन कहाँ पे मेंटेन होता है, दैट इज हाइपोथैलेमस में, है ना? बॉडी का टेम्परेचर में हाइपोथैलेमस में एक थर्मोस्टेट पॉइंट होता है जिसने बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो सेट किया होता है। लेकिन अब क्या है, टेम्परेचर तो सेट है, लेकिन एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से क्या होता है ना, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, किसी ने मतलब स्कूल्स में पढ़ा होता है, 11th-12th में सब 11th-12th देकर ही आए कि जो हीट होती है वो हमेशा फ्लो करती है बॉडी एट हाई टेम्परेचर से लेकर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर। अब जब बाहर ही कंडीशन खराब है, बाहर ही ये है, मतलब विंटर है, तो विंटर में क्या होता है कि जो अगर बॉडी गर्म भी रहना चाहिए ना, बॉडी जो हीट जो होती है बॉडी से वो जाती है टुवर्ड्स एक्सटीरियर। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर की ओर जाती है। एज अ रिजल्ट बॉडी जो होती है वो कूल हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो फॉल होता है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, या तो हम लोग हाइट मतलब धूप में रखेंगे, या तो हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज वगैरह दे दो ना, एनर्जी दे दो। एनर्जी क्यों देते हैं? अगर किसी को हाइपोथर्मिया होता है, ग्लूकोज वगैरह एनर्जी क्यों देनी है? बिकॉज एनर्जी की वजह से बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
तो उस वजह से क्या होगा कि अगर आप इसको ज्यादा ज्यादा एनर्जी दोगे, कार्बोहाइड्रेट वगैरह दोगे, तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी, हीट जनरेट होगी, तो इसका टेम्परेचर जो होगा वो बैक टू नॉर्मल आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस का 37 मेंटेन करना है, इस हिसाब से एनिमल्स का भी अपना एक थर्मोन्यूट्रल जोन होता है जिसमें उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो इन शॉर्ट यही है कि अगर हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन है या फिर किसी को विटामिन डी की या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उस केस में आप लोग क्या देंगे, हीलो ट्रीटमेंट। यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। जी मैम। ओके, सो ये है आपका पहला टॉपिक, इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। कुछ आइडिया है इम्यूनिटी क्या होता है? छोड़ो, आज वैक्सीनेशन को स्टार्ट नहीं करते, आज हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने के लायक भी है। किसी को आइडिया क्या होता है इम्यूनिटी क्या होता है? बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। बॉडी का डिफेंस सिस्टम, ठीक है। ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम, डिफेंस, जब भी आप लोग नाम देखते हो डिफेंस, डिफेंस का मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ काम करना। डिफेंस किसी के खिलाफ होता है, आपका डिफेंस जो होगा वो किसी के खिलाफ होगा। किसके खिलाफ होता है बॉडी का डिफेंस? एंटीएल। पैथोजन, है ना? पैथोजन, बाहर से जो भी फॉरेन एजेंट है, जिसको आप इस वाली लैंग्वेज में हम लोग एंटीजन बोलते हैं ना। तो जो भी फॉरेन एंटीजेंस आते हैं बॉडी में, देखो यार, कोई भी चीज जो भी बाहर से आती है ना बॉडी के अंदर, जो भी आएगी, चाहे वो डस्ट पार्टिकल ही क्यों ना आए, बॉडी के लिए वो क्या होगा? फॉरेन होगा। होगा कि नहीं? चाहे वो छोटी सी छोटी, चाहे कभी कोई छोटा से छोटा दागा, हल्का सा दागा भी क्यों ना अंदर बॉडी में जाए ना, बॉडी के लिए ये फॉरेन होगा। और जो भी फॉरेन चीज बॉडी में जाती है, बॉडी क्या करती है? बॉडी इमीडिएटली एक्टिव हो जाती है और बॉडी इसके खिलाफ क्या जनरेट करती है? इम्यून रेस्पॉन्स, है कि नहीं? है ना? तो बॉडी को पता चलता है कि यार ये पराया है, क्योंकि बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी नेचर ने इस तरीके से बनाई है कि हम सब की बॉडी जो है ना, दैट इज प्री प्रोग्राम्ड। हमारी बॉडी इस तरीके से प्री प्रोग्राम की गई है कि हम लोग, हमारी बॉडी जानती है डिफरेंस क्या होता है एक फॉरेन में और सेल्फ में। तो सेल्फ चीजें डाल दो तो बॉडी को दिक्कत नहीं, फॉरेन चीजें डाल दो तो बॉडी का जनरेट हो जाएगा इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। अब चाहे वो बैक्टीरिया के खिलाफ हो, चाहे वो वायरस के खिलाफ हो, चाहे वो पैरासाइट्स के खिलाफ हो। तो ये जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी का मतलब होता है बॉडी की एबिलिटी। बॉडी कैसे पहचानती है, बॉडी की क्या एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट करे फॉरेन क्या है, सेल्फ क्या है। उसने जाना, पहले इम्यूनिटी में क्या होता है, बॉडी पहले जानती है कि अपना क्या है, पराया क्या है, ठीक है। जब उसको लगता है कि ये चीज अपना नहीं, ये चीज पराया है, तो बॉडी उसके खिलाफ क्या जनरेट करती है? इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये है आपका इम्यूनिटी का मतलब, ठीक है। इट इज सिंपली इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का यही मतलब होता है बॉडी का डिफेंस किसी भी फॉरेन एजेंट के खिलाफ। पहले बॉडी पहचानेगी ये चीज फॉरेन है, जब वो पहचानेगी ये फॉरेन है, तो अब ये इसके खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। क्या होता है इम्यून रेस्पॉन्स? कोई बता सकता है इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है? WBC। इम्यून रेस्पॉन्स में आपको WBC, शाबाश, आप लोगों में से किसी ने बोला WBC। अब यार देखो, आपका स्किन है, ठीक है, ये क्या स्किन आपका डिफेंस नहीं है? अगर आपकी बॉडी में स्किन नहीं होता तो कोई भी चीज आसानी से अंदर नहीं जाता, जाता जाता कि नहीं जाता? है ना? तो WBC जो है ना, ये बात की बात है। हमारे नेचर ने हमारी बॉडी इस तरीके से बनाई गई है कि WBC तो बाद में आएंगे काम में। सबसे पहला जो है ना वो बैरियर है, वो आपका स्किन है। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है बॉडी का वो स्किन है। तो सबसे ज्यादा जो, सबसे पहले जो डिफेंस का काम करेगा ना, वो करेगा आपका स्किन, ठीक है। स्किन के बाद जो है वो बाकी चीजें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि कोई चीज नाक में जाती है, ठीक है, नाक में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, सीलिया वगैरह होते हैं, तो वो भी क्लियर करते हैं। उसके बाद नाक में जाने के बाद जब ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा, चाहे ट्रैकिया हो, लैरिंग्स हो, यहाँ पर भी आपका म्यूकस होता है कि नहीं? कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती है म्यूकस? क्या बोलते हैं उन सेल्स को, म्यूकस जो प्रोड्यूस करती है? गॉबलेट सेल्स, ठीक है। तो हमारे
चाहे जीआईटी ट्रैक हो, मतलब जीआईटी का एपिथेलियम हो, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक का एपिथेलियम हो, वहां पर हमारी गॉबलेट सेल्स होती है, चाहे रिप्रोडक्टिव ट्रैक का हो, वहां पे गॉबलेट सेल्स होती है। गॉबलेट सेल्स जो होती है वो प्रोड्यूस करती है म्यूकस, और म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस का भी काम होता है आपको डिफेंस देना। म्यूकस क्या करता है? अगर कोई भी फॉरेन एजेंट अंदर जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल नाक में कोई गया, ठीक है, सीलिया ने कोशिश की रोकने की, नहीं रुका, छोटा था, अंदर चला गया। जितना कोई चीज का साइज छोटा होता है ना, उतना वो अंदर अंदर जाता है एल्वियोले के पास, ठीक है। तो छोटा था, सीलिया पकड़ नहीं पाया, नाक के जो हेयर है वो पकड़ नहीं पाए, तो नीचे गए तो यहाँ पर म्यूकस था। म्यूकस ने क्या किया? म्यूकस इस कोई भी एजेंट है इसको ट्रैप करेगा। म्यूकस का काम है इसको ट्रैप करना। तो म्यूकस यहाँ पे लगा होगा, वो इस इन्फेक्शियस एजेंट को, इस पैथोजन को, इस एंटीजन को ट्रैप करेगा। जब म्यूकस इसको ट्रैप करेगा ना, यहाँ पर होते सीलिया, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड नॉन कैरेक्टराइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, यहाँ पे सीलिया भी होता है, सिलेटेड एपिथेलियम होता है। तो सीलिया जो होता है ना, वो क्या करेंगे? वो बीट करेंगे। म्यूकस ने ट्रैप किया, सीलिया ने बीट किया। जब सीलिया यहाँ पे बीट करते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो उसको पुश करते हैं इस म्यूकस को ऊपर की ओर। म्यूकस में क्या लगा है? म्यूकस में पैथोजन है। तो सीलिया जब बीट करेगा, वो म्यूकस को ऊपर की ओर पुश करेगा। जब म्यूकस ऊपर की ओर आएगा, नीचे नहीं जा पाएगा, तो ऊपर की ओर म्यूकस भी आएगा, और म्यूकस में जो फंसा हुआ एंटीजन है वो भी ऊपर की ओर आएगा, और इसको आप बोलते हो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आती है। सुना है कभी? आप लोगों ने सुना होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आपका म्यूकोसिलरी क्लियरेंस है। तो ये भी आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब ये सारे, ये बैरियर, इनको बोलते हैं बैरियर मैकेनिज्म्स, बैरियर इम्यूनिटी इनको बोलते हैं बेसिकली। जब ये बैरियर इम्यूनिटी फेल हो जाते हैं ना, तब जाके बात आती है आपके डब्ल्यूबीसीज में भी। और डब्ल्यूबीसीज में भी दो वैरायटी होती है। एक वैरायटी ऑफ सेल्स वो होती है जो कि इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है, एक वैरायटी ऑफ सेल्स वो होती है जो कि अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होती है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी वो चीज, डोंट वरी। ये इनेट और अडेप्टिव का क्या फर्क होता है। यहां तक बेसिक सबको समझ आए इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम वगैरह के बारे में? Yes, ma'am. ठीक है, सबको क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम क्या? आपका बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को हार्मफुल पैथोजन से और डिजीजेस से, ठीक है। और इम्यून सिस्टम में कौन चीज होती है? एक तो हमारी बैरियर्स होते हैं जो हमें बचाते हैं, उसके अलावा हमारे पास सेल्स होती है। और सेल्स में भी किसी स्टूडेंट ने पहले ही बोल दिया, उसमें आपकी डब्ल्यूबीसीज होती है, या फिर क्या बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज को? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो फादर जो इम्यूनोलॉजी के थे वो थे आपके एडवर्ड जीनर, ठीक है। कुछ आइडिया है एडवर्ड जीनर ने क्या काम किया था इम्यूनोलॉजी में? स्मॉलपॉक्स। स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो एडवर्ड जीनर जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिस्कवर किया स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और इसी वैक्सीन के बाद हमने क्या किया? स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया। कोई आइडिया है आपको जिसने स्मॉल पॉक्स बोला कि उन्होंने कैसे स्मॉल पॉक्स, उन्हें क्या बेसिकली उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में बोला है। एडवर्ड जीनर जो थे उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में बोला। एक तो उन्होंने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने में मदद की, उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन एक्चुअली देखा कि स्मॉल पॉक्स में कैसे वैक्सीनेशन करके स्मॉल पॉक्स को आप इरेडिकेट करोगे। कुछ आइडिया है कहाँ से वैक्सीन बना था स्मॉल पॉक्स का? काउपॉक्स। एग्जैक्टली, काउपॉक्स, ठीक है। तो वो जो लोग थे ना, बेसिकली उनको क्या बोलते हैं? मिल्क मेड्स, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, सी ऑब्जर्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। उन्हें ये चीज नोटिस की कि जो मिल्क मेड्स होते हैं तो उनको ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स का होगा एक्सपोजर बॉडी में। तो उन्हें देखा कि यार उनकी बॉडी में काउ पॉक्स का एक्सपोजर है, लेकिन उनकी बॉडी में मिल्क मेड्स को जो काउस के साथ डील करते हैं इनको स्मॉल पॉक्स होता ही नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा कि जिनको ऑलरेडी काउ पॉक्स है उनको स्मॉल पॉक्स है ही नहीं। तो इन्हें क्या किया? इन्होंने एक 7 साल का बच्चा, आई थिंक फिलिप्स था उसका नाम, 7 ईयर बच्चा, उसको सिलेक्ट किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो स्मॉल पॉक्स है ना, जो ये काउपॉक्स की वजह से बनते थे वो लेजेंड्स वगैरह, वहां से थोड़ा बहुत लिया मटेरियल और इसको 7 साल के बच्चे में दे दिया। तो ये 7 साल के बच्चे की बॉडी में काउपॉक्स चला गया, ठीक है। काउपॉक्स चला गया तो इसको क्या हुआ? क्योंकि काउपॉक्स तो ह्यूमंस की डिजीज नहीं है, तो इसको माइल्ड सिम्टम्स हुए, ठीक है। इसको माइल्ड सिम्टम्स हुए, माइल्ड डिजीज हुई, मतलब वैक्सीनेशन की तरह काम किया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसको इसी पर्सन को, इसी 7 साल के बच्चे को एक्सपोजर दिया स्मॉल पॉक्स का, और देखा गया कि इस बार इसको स्मॉल पॉक्स ही नहीं हुआ। तो यहां से क्या हुआ? यहां से बेस बनी आपकी वैक्सीनेशन की। यही तो है आपका वैक्सीनेशन, कि हम बॉडी में क्या करते हैं? हम बॉडी में कोई
इनएक्टिवेटेड एजेंट या फिर किल्ड वैक्सीन व किल्ड एजेंट या फिर इनएक्टिवेटेड दे दो या फिर लाइव दे दो, वही देते हैं ताकि वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सके और एक्चुअली में जब इन्फेक्शन हो तब एनिमल को कोई इन्फेक्शन ही ना हो। तो इसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी थी। वो जो एंटीबॉडीज बनी थी वो किसके खिलाफ बनी थी? पहले काउपॉक्स के खिलाफ। और जब इसको स्मॉल पॉक्स हुआ तो उन एंटीबॉडीज ने, जो कि काउपॉक्स के लिए एंटीबॉडीज के खिलाफ एंटीबॉडीज थी, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वायरस को भी डिस्ट्रॉय किया और इसको इस बार कोई स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। सो ये जो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट था ना, वो भी आपके एडवर्ड जीनर ने दिया था। और आपका एडवर्ड जीनर जो है, इनको आप कंसिडर करते हो एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन आया था उसका नेक्स्ट पार्ट। यहां तक ठीक है? किसी को अगर कहीं पे लगता है समझ नहीं आ रहा है या फिर फास्ट है या स्लो है कुछ भी, तो आप बता सकते हो। यहां तक इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है। इम्यूनिटी क्या के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है इनेट इम्यूनिटी, एक आपका होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। जो आपकी इनेट इम्यूनिटी है, इसको आप मानते हो नेचुरल भी और इसको आप मानते हो नॉन स्पेसिफिक भी। अब क्वेश्चन ये है कि यार नेचुरल क्या होता है, ये नॉन स्पेसिफिक क्या होता है? सी, आपकी बॉडी में स्किन है, ठीक है। आपकी बॉडी में कोई पैथोजन जो है ना, वो आपकी स्किन से, सपोज वो स्किन से एंटर करना चाहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉक्स है, ठीक है। पॉक्स जो होता है वो बर्ड्स के, जहां पे बर्ड्स का एब्रेडेड स्किन होता है उसके थ्रू एंटर करता है, जहां पे कट लगा है, ठीक है। अब किसी की स्किन पे कट, कोई पोल्ट्री बर्ड है उसके स्किन पे कट नहीं लगा है, क्या उसमें पॉक्स वायरस जा सकता है? अगर एब्रेशन नहीं है, कोई ब्रीच नहीं है स्किन में, जा सकता है पॉक्स? नहीं। तो पॉक्स वायरस जो होता है ना, पता होगा आपको, फॉल पॉक्स जो करवाते हैं, एवी पॉक्स वायरस। तो फॉल पॉक्स जो होता है ये क्या करता है, ये पोल्ट्री बर्ड में तब जाता है अंदर जब बर्ड की स्किन पे कोई भी लॉस ऑफ कंटिन्यूटी होगी या फिर बर्ड की स्किन में कोई भी एब्रेशन होगा, कोई भी कट हुआ, ठीक है, तब ये जाएगा अंदर। अब अगर है ही नहीं तो ये अंदर जाएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि स्किन जो है ये एक बैरियर का काम करता है, स्किन जो है ये डिफेंस का काम करता है। बट समझो यार आप, क्या ऐसा हुआ कि स्किन आपने बाद में लाइफ में एक्वायर किया, कि स्किन पहले से हमारे पास है बॉडी में, पहले भी है मैम। है ना? तो स्किन क्या बनेगा? स्किन बनेगा आपका इनेट इम्यूनिटी का पार्ट, ठीक है। तो वो बैरियर्स, ठीक है, वो सेल्स, वो बैरियर्स जो आपकी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, आपके बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जिंदगी में उसको बाद में एक्वायर किया, नहीं, वो पहले से ही प्रेजेंट थे। ऐसे वाली चीजों को आप मानते हो ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो स्किन जो होती है वो आपका इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होती है। इनेट मतलब होता है इनबॉर्न। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, जो आपको बाद में नहीं मिलती, आप इसके साथ पैदा ही हुए हो। जब भी पैथोजन आएगा ये इनेट इम्यूनिटी उसके खिलाफ काम करेगा। तो अगर कोई चीज आप पहले से ही आपके पास है और पहले से ही आपकी बॉडी तैयार है पैथोजन को के खिलाफ लड़ने के लिए, तो ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनेगा या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनेगा? First line of defense. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये आपकी होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। ये पहले से ही आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये होती है इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है कि ये जो ही पैथोजन आया स्किन ने उसको रोका। ऐसा नहीं हुआ कि पहले स्किन को टाइम लग गया 10-20 मिनट, उसके बाद उसने काम किया, नहीं। देखो इनेट इम्यूनिटी को मैं आपको ऐसे भी समझाऊंगी। इनेट इम्यूनिटी में आपकी जो सेल्स आती है ना वो होती है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब जब भी बॉडी में कोई भी पैथोजन आता है, ठीक है, सपोज करो कोई पैथोजन नाक के थ्रू अंदर गया और वो बॉडी में आया, ठीक है, ये पैथोजन बॉडी में पहुंचा। न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, न्यूट्रोफिल्स ने देखा कि यार ये जो पैथोजन है इसने प्रोड्यूस किए टॉक्सिन्स। सपोज करो इस पैथोजन ने प्रोड्यूस किए टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स ने क्या किया, टॉक्सिन्स ने यहां पर क्या किया, टिश्यू को डैमेज किया, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स यहां पर ब्लड वेसल्स भी होंगी, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स को पता चल जाएगा जब कहीं पर भी टिश्यू इंजरी होती है तो कौन सा रेस्पॉन्स होता है बॉडी में जनरेट? Inflammatory response. एग्जैक्टली, वेरी नाइस, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स कौन कौन सी सेल्स मीडिएट करती है? इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में क्या क्या काम करता है? हिस्टामिन बोल सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोल सकते हैं, ल्यूकोट्रीन बोल सकते हैं, Yes, ma'am.
मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, देखो अब क्या हो जाएगा। क्या मैं इसको डिलीट मतलब इरेज कर सकती हूँ ना, थोड़ा सा। सी हुआ क्या, अंदर चला गया पैथोजन, पैथोजन ने यहाँ पे टॉक्सिन्स रिलीज किए, टॉक्सिन्स ने यहाँ पर क्या किया, इंजरी करी, ठीक है, टिश्यू इंजरी करी। टिश्यू इंजरी की तो बॉडी ने रिएक्ट किया, बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया, इन्फ्लेमेशन करके, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के टाइम पे रिलीज होते इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक योर हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, कोई बताएगा? ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करता है। हाँ, वेजोडायलेशन कह सकते हैं। यस मैम। हिस्टामिन करेगा वेजोडायलेशन। हिस्टामिन जब यहाँ पर वेजोडायलेशन करेगा ना, तो यहाँ पर जो आर्टरियोल्स होंगे, यहाँ पर जो कैपिलरीज होंगी, वो डायलेट हो जाएंगी ना, हो जाएंगी। वेजोडायलेशन से क्या होगा, ज्यादा ब्लड आएगा यहाँ इस टिश्यू इंजरी की साइड पे आएगा, तो ज्यादा ब्लड आएगा टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी। क्यों ज्यादा ब्लड आएगा, बिकॉज वेजोडायलेशन होगी पर में, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वेजोडायलेशन आएगी, ज्यादा ब्लड जाएगा इस साइट ऑफ इंजरी पे। ब्लड में कौन सी सेल्स रहती है, न्यूट्रोफिल्स रहेंगी, फेगोसाइटोसिस, यस मैम। रहेंगी न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस रहेंगी, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में होती है। लिम्फोसाइट्स जो होती है वो नहीं होती। लिम्फोसाइट्स आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होता है। यहीं पे मैंने आपको बोल दिया अब एक चीज, कि कभी भी क्वेश्चन आए कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है या फिर जो इनेट इम्यूनिटी होता है, इनेट इम्यूनिटी में कौन सी सेल्स आती है? इनेट इम्यूनिटी में आपकी न्यूट्रोफिल्स आती है, इनेट इम्यूनिटी में आपकी मैक्रोफेजेस आती है, इनेट इम्यूनिटी में आपकी मास्ट सेल्स आती है, इनेट इम्यूनिटी में आपकी इओसिनोफिल्स आती है, इनेट इम्यूनिटी में आपकी बेसोफिल्स आती है, ठीक है। लेकिन इनेट इम्यूनिटी में ना टी लिम्फोसाइट्स आती है ना बी लिम्फोसाइट्स आती है। क्यों? क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। कोई बताएगा क्यों, रीजन क्या है? सी सेल मीडिएट रिस्पॉन्स होता है मैम वो। सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स होता है, तो इसका तो ह्यूमरल मीडिएटेड है, मगर बी सेल का, बी लिम्फोसाइट्स तो एंटीबॉडीज बनाती है, वो तो ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स हुआ। सेल तो टी सेल का है, बी का थोड़ी ना है, बी का तो ह्यूमरल है, बी तो एंटीबॉडीज बनाती है। सी ये जो आपकी टी लिम्फोसाइट्स है और बी लिम्फोसाइट्स है, यहीं पे आपका सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली एंटीजन आने पे स्वागत नहीं करते एंटीजन। जब भी कोई एंटीजन आपकी बॉडी में जाएगा ना, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स स्वागत नहीं करते। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स कहाँ रहते हैं, पहले ये चीज बताएगा कोई? टी लिम्फोसाइट्स कहाँ रहते हैं, और बी। टी लिम्फोसाइट्स को, हाँ, टी लिम्फोसाइट्स को टी क्यों बोला जाता है, कि टी शेप्ड होते हैं क्या? थाइमस में बनते हैं। हाँ, थाइमस में बनते नहीं है, थाइमस में इसकी मैच्योरेशन, मैचुरेशन। एग्जैक्टली। तो टी लिम्फोसाइट्स को, सेकंड यार उल्टा क्यों लिख रहा है, सॉरी एक सेकेंड। क्यों क्या पेन लिख नहीं रहा है? Why is it writing? हाँ, तो जो आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और एक आपके बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स को इसीलिए आप लोग टी लिम्फोसाइट कहते हो, बिकॉज टी लिम्फोसाइट्स की जो मैच्योरेशन होती है ना, मैच्योरेशन का मतलब होता है एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। एंटीजेनिक स्टिमुलेशन बोले तो ये एंटीजन को पहचानने की क्षमता इनको कौन देता है, कहाँ पे ये चीज मैच्योर होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जब मैच्योरेशन होती है, टी लिम्फोसाइट्स जो मैच्योरेट होते हैं, मतलब टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पर एंटीजन को पहचानने की क्षमता उनमें हासिल होती है। तो टी लिम्फोसाइट्स की कहाँ पे होती है, थाइमस में। थाइमस में वो मैच्योर हो जाएंगे। और बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे मैच्योर हो जाएंगे, शाबाश, बोन मैरो। बोन मैरो में। लेकिन अगर आपके बर्ड्स होंगे तो वहां कहाँ हो जाएंगे, बर्ड्स में, बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस। हाँ एग्जैक्टली। अगर बर्ड्स होंगे तो बर्ड्स में हो जाएंगे बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस। बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस कहाँ रहता है, जो क्लोइका होता है ना बर्ड्स का,
उसके डोर्सल साइड, ठीक है। बाद में फिर ये डिजेनरेट वगैरह, इसकी एट्रोफी वगैरह भी होती है, और इसकी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एवियन ल्यूकोसिस वगैरह या फिर आईबीडी, इन्फेक्शियस बर्सर डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या है, मैं आपको ये बता रही थी कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को हम इसलिए बोलते हैं कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, क्योंकि ये दो जो होती है ना, ये दो सेल्स, ये कभी भी एंटीजन को स्वागत नहीं करेगी, ठीक है। जब भी एंटीजन आएगा, ये उठ के चली नहीं जाएगी कि हाँ हे भाई बॉडी में एंटीजन आया, चलो 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 इसको मारने जाएंगे, नहीं, ये कभी नहीं ऐसा करेंगी। ये एक्टिवेट होती है बाद में। इनको एक्टिवेट कौन करता है? इनको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, समझ रहे हो? तो ये ऐसी सेल्स है कि एंटीजन को इनके पास ले जाना है, आपको देना है इनको, आपको इनको प्रेजेंट करना है कि भाई देख एंटीजन आ गया। किसी सेल को यहां से जाना पड़ेगा, इनेट इम्यूनिटी की एक सेल को जाना पड़ता है कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा है, हम इसको नहीं मार पा रहे, अब तू ही इसको मार, अब चल इसको ले जा। कौन सी होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में आपकी मैक्रोफेजेस होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में आपकी डेंड्रिटिक सेल्स होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कभी कभी बी सेल खुद भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करती है। तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज जब फेल हो जाती है ना इसको मारने में एंटीजन को, मैक्रोफेज को अब जाके ले जाना पड़ता है टी सेल को कि भाई अब तू मार, हम तो फेल हो गए। यानी कि जब आपकी इनेट इम्यूनिटी फेल हो जाती है ना, तब शुरू होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन शुरुआत करता है? पहले आपकी टी सेल्स, फिर आपकी बी सेल्स, तभी हम इनको एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट मानते हैं। ये चीज सबको समझ आई? इनेट में कौन सी सेल्स होंगी और एक्वायर्ड में कौन सी सेल्स होंगी? किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, इन दोनों के अलावा जितनी भी सेल्स आपको मिलेंगी वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। सिर्फ आपके टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होती है, जो कि बाद में एक्टिव होती है जब आपकी इनेट इम्यूनिटी फेल होती है। तो कोई बताएगा एंटीबॉडीज किसका पार्ट है, इनेट या एक्वायर्ड का? एक्वायर्ड का। एक्वायर्ड का। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज कौन बनाता है? बी सेल्स। बी सेल्स। वेरी नाइस। सी वापस अपने डिस्कशन पे आएंगे, इस वाले डिस्कशन पे। हुआ क्या था? हुआ ऐसा कुछ था कि एंटीजन आया था अंदर, कोई भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सपोज करो इसने एंडोटॉक्सिन्स रिलीज किए, ठीक है। एंडोटॉक्सिन से यहाँ पे टिश्यू की इंजरी करी, टिश्यू डैमेज करा, टिश्यू डैमेज हुआ तो बॉडी ने अपना रेस्पॉन्स करेगा, बॉडी क्यों नहीं करेगा? बॉडी ने इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शुरू कर दिया। बॉडी ने जब इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट किया तो बॉडी ने हिस्टामिन बनाया, बाकी चीजें भी बनाई इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। हिस्टामिन ने क्या किया? हिस्टामिन ने यहाँ पर करवा दिया वेजोडाइलेशन, ज्यादा ब्लड जो है वो इस एरिया की ओर आने लग गया। ब्लड ज्यादा आने लग गया, वेजोडाइलेशन हो गई, ज्यादा ब्लड आया तो जाहिर सी बात है ब्लड सेल्स भी ज्यादा से ज्यादा आएंगी, ठीक है। और क्या होगा, ये जो ब्लड, ये जो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स की सेल्स होती है, इनको क्या बोलते हैं? जो लाइन करती है ब्लड वेसल्स को? एंडोथेलियम। एग्जैक्टली, एंडोथेलियल सेल्स है ना, शाबाश। तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स होती है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तो हिस्टामिन वेजोडाइलेशन करेगा, और हिस्टामिन दूसरा चीज क्या करता है, वो वेस्क्यूलर परमेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। वेस्क्यूलर परमेबिलिटी बढ़ेगी यानी कि एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गैप्स आएंगे। अगर एंडोथेलियल सेल्स के बीच में यहाँ पर गैप्स ज्यादा आएंगी, परमेबल बन गया, तो ये ब्लड में सेल्स कहाँ जाएंगी? टिश्यू इंजरी के साइड पे जाएंगी, यस मैम। जाएंगी। गैप आ गई, ठीक है। अभी तक कंटिन्यूटी थी ब्लड वेसल में, अब आ गई गैप्स, ठीक है, क्योंकि एंडो परमिएबिलिटी बढ़ गई। परमिएबिलिटी का मतलब होता है लीकेज। अब यहाँ से आराम से सेल्स लीक होके जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा सेल्स जाएंगी इस एंटीजन को मारने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जितनी भी हमारी इनेट इम्यूनिटी की सेल्स है, सबसे पहले कौन सी सेल है जो जाएंगी यहाँ पे? कौन सी होती? वाई न्यूट्रोफिल्स। क्यों न्यूट्रोफिल्स? शाबाश, वेरी नाइस। क्यों न्यूट्रोफिल्स? लेकिन सी याद रखना आज के बाद न्यूट्रोफिल्स के बारे में कि न्यूट्रोफिल्स होती है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट डब्ल्यूबीसीज कौन है, बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सी डब्ल्यूबीसीज है, 60 to 70% जो होती है ना, वो होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स ही है, इसलिए वो जाएंगी। दूसरा रीजन क्या है, जो न्यूट्रोफिल्स होती है ना, ये होती है मोबाइल। मोबाइल का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। हाँ, मोबाइल का मतलब होता है ये आसानी से तेजी से जा सकती है।
और दूसरी चीज ये भी होती है कि ऊपर वाले ने न्यूट्रोफिल्स का कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि न्यूट्रोफिल्स को सेंस होता है, न्यूट्रोफिल्स को पता चलता है कि यार यहाँ पे ना कोई आ चुका है जो मेरी बॉडी के लिए फॉरेन है, मुझे जल्दी जल्दी जाना है। तो जल्दी जल्दी भाग के जाता है और सबसे पहले जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ से पेनिट्रेट होके सबसे पहले जाएगा और इस एंटीजन को, इस बैक्टीरिया को, इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स वाले पार्ट से आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो क्या लिखेंगे आप? न्यूट्रोफिल्स। मोस्ट मोबाइल कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। अब एक और चीज क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो न्यूट्रोफिल्स होती है, अच्छा अगर पूछा जाएगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी सेल है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबसे पहले कौन? तो न्यूट्रोफिल्स को आप मान के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये भी क्वेश्चन आता है। और एक चीज ये है कि न्यूट्रोफिल्स को कैसे पहचानोगे? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मतलब ब्लड सिमियर है, अब वो कैसे पता चलेगा कौन सी सेल न्यूट्रोफिल है? न्यूट्रोफिल के बारे में, उसका न्यूक्लियस कैसा होता है न्यूट्रोफिल का? कैसा उसका न्यूक्लियस की शेप होगी? किसी को आइडिया? मल्टीलोब्ड। शाबाश। न्यूट्रोफिल्स का जो होता है ना, ये होता है ऐसे मल्टीलोब्ड, ठीक है? इसमें मल्टीपल मल्टीलोब्ड होते हैं। आपने कभी सुना है ये वाला टर्म पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स? सुना है? Yes. ये वाला पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? किन सेल को बोलते हैं ये? न्यूक्लियस, हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी मैंने सुना नहीं। जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो। कौन सी सेल को बोलते हैं लेकिन ये? न्यूट्रोफिल्स को। एग्जैक्टली। तो जब भी ऐसा कोई दिखे ना ऑप्शन में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आर, हमेशा याद रखना वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फो मीन्स फॉर्म। अब ऐसा क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि यार जो होते हैं ना न्यूट्रोफिल्स, कभी उनमें देखा गया है बाइलोब न्यूक्लियस, कभी उनमें देखा गया न्यूक्लियस में 3 लोब्स, कभी देखा गया न्यूक्लियस में 4 लोब्स। तो इनकी ना अलग अलग है। कुछ न्यूट्रोफिल्स में 2 ही लोब्स होंगे, कुछ न्यूट्रोफिल्स में 3 लोब्स होंगे, कुछ न्यूट्रोफिल्स में 4 लोब्स होंगे उनके न्यूक्लियस में। तभी इनको नाम दिया जाता है पॉली मीन्स मेनी। बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं और न्यूट्रोफिल्स में मल्टीलोब न्यूक्लियस हो सकता है। वो 3 लोब भी हो सकता है, वो 4 लोब भी हो सकता है, वो 5 लोब भी हो सकता है। ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स का एक और पॉइंट हो सकता है पेपर में इंपॉर्टेंट, वो ये है कि न्यूट्रोफिल्स को माना जाता है फेगोसाइट्स। ठीक है। 2 ही सेल्स होती है बॉडी में जो कि फेगोसाइटोसिस करती है। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को आइडिया है फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस, ये वर्ड आगे भी बहुत आएगा इम्यूनिटी वाले चैप्टर में या मेडिसिन में, तो ये पता होना चाहिए क्या होता है फेगोसाइटोसिस। मैम फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं फिर डाइजेस्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली। सी यार, ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया है। न्यूट्रोफिल्स क्या करती है? न्यूट्रोफिल्स इसको एनगल्फ करेगी पहले ऐसे और बनाएगी एक चीज, उसको बोलते हैं फेगोसोम। ठीक है, इसको अंदर लेगी, इसको बोलेंगे फेगोसोम। अब क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स के अंदर होते हैं ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं और ग्रैन्यूल्स में एंजाइम्स होते हैं। किसी में मेजर बेसिक प्रोटीन होता है, ये पूछा जाता है मेजर बेसिक प्रोटीन होता है। आपके सिलेबस में एनाटॉमी है क्या? नहीं नहीं है, मैंने तो नहीं देखा इसलिए मुझे नहीं पता। मेजर बेसिक प्रोटीन होता है आपके इयोसिनोफिल्स में। ठीक है, ये पैरासाइट्स को मारने का काम करता है। इसी तरीके से हर किसी में होते हैं। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना आपके, इसमें भी ग्रैन्यूल्स होंगे। इन ग्रैन्यूल्स के अंदर होती है एंजाइम्स, जैसे कि आपका माइलोपेरोक्सटेस एंजाइम होता है, डिफेंसन होता है। इसी तरीके से एक एंजाइम होती है, उसको बोलते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करती है? लाइटिक एंजाइम होती है, इसके अंदर बहुत सारे लाइटिक एंजाइम्स होंगे। तो ये जो एंजाइम्स है ना, ये निकलती है बाहर और क्या करती है? इस पैथोजन की लाइसिस करेगी। ठीक है, पहले इसने इसको एनगल्फ किया, अमीबा की तरह एनगल्फ किया। अगर किसी ने यूपीएससी का वो पेपर देखा होगा, उसमें बहुत सारे इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे और पैथो के, इन्फ्लेमेशन पे बहुत सवाल थे एक्चुअली में। तो ये जो आपका
पैथोजन है, इसको पहले इसने एनगल्फ किया, उसके बाद इसने अंदर से लाइटिक एंजाइम्स रिलीज किए, उन लाइटिक एंजाइम्स ने इसको तोड़ा, इसको तोड़ के डिस्ट्रॉय कर दिया इस बैक्टीरिया को। इस प्रोसेस को आप बोलते हो फेगोसाइटोसिस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी 2 सेल्स होती है जो कि फेगोसाइटोसिस करती है, एक मैंने आपको पहले ही बोल दिया न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के अलावा कौन सी ऐसी है जो फेगोसाइटोसिस करती है? मैक्रोफेजेस। एग्जैक्टली, मैक्रोफेजेस। ज्यादा अच्छी कौन है, न्यूट्रो या मैक्रोफेजेस। क्या? फिर से बोलो, सॉरी। मैक्रोफेजेस। एग्जैक्टली, मैक्रोफेजेस का एक और नाम है, इसको बोलते हैं फेगोसोम्स। बिग ईटर्स। नहीं, फेगोसोम तो इसको बोलते हैं बनाने को अंदर से, जहां पे इसको एनगल्फ किया जाता है। मैक्रोफेजेस को बोला जाता है बिग ईटर्स, ठीक है, बड़े बड़े ईटर्स। ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के कंपैरिजन में मैक्रोफेजेस होते हैं। तो मैक्रोफेजेस को अक्सर बोला जाता है बिग ईटर्स। तो इसका मतलब है न्यूट्रोफिल्स को मैं बोल सकती हूँ मिनी फेजेस, बोल सकती हूँ, यस। ठीक है। तो कभी कभी अगर ऑप्शन में दिखा मिनी फेजेस कौन है, तो मिनी फेजेस बोलते हैं हम न्यूट्रोफिल्स को, और मैक्रोफेजेस होते हैं बड़े ईटर्स, क्योंकि वो भी फाज करते हैं। फाज मतलब होता है ईटिंग, ये भी ईटिंग करते हैं, न्यूट्रोफिल भी ईटिंग करते हैं, मैक्रोफेजेस भी ईटिंग करते हैं। लेकिन मैक्रोफेजेस बड़े बड़े ईटर्स होते हैं, तो इसका मतलब है न्यूट्रोफिल्स छोटे ईटर होंगे, तो मतलब मिनी फेजेस। ये चीज समझ में आ रही है? न्यूट्रोफिल्स के बारे में किसी को कोई दिक्कत? पहला पॉइंट, मोस्ट अबंडेंट होती है, सबसे ज्यादा होती है बॉडी में, 60 to 70% के आसपास होती है। सेकेंड, इनका मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है, इसी वजह से इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तीसरा पॉइंट कि जो न्यूट्रोफिल्स होती है इनको मिनी फाजेस भी कहा जाता है, ये फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करती है। और सबसे ज्यादा मोबाइल सेल्स जो होती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है, और न्यूट्रोफिल्स होती है आपकी पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है सेल्स में। सबसे पहला सेल्स में जो सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस होगा वो न्यूट्रोफिल्स होगा। अदरवाइज तो सबसे ज्यादा पहला अगर जनरल में देखा जाए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, वो तो स्किन होगा, वो तो एपिथेलियम होगा। लेकिन सेल्स में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो होती है आपकी न्यूट्रोफिल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, सी, ओ शिट, वो तो डायग्राम ही डिलीट हो गई। इसके साथ एक प्रॉब्लम है इस गूगल के साथ कि पूरा डिलीट कर देता है। ठीक है, अब मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी क्योंकि टाइम होना लग जाएगा फिर से। तो ये न्यूट्रोफिल आए और न्यूट्रोफिल ने कोशिश की इसको डिस्ट्रॉय करने की, चाहे उसने फेगोसाइटोसिस की, जो भी किया, लेकिन उसने कोशिश की इसको डिस्ट्रॉय करने की। लेकिन क्या हो जाता है ना, जो ये न्यूट्रोफिल्स होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूट्रोफिल्स खुद फेल होती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स को लगता है कि यार ये पैथोजन बहुत खतरनाक है, मैं तो अकेले नहीं कर सकता हूं इसको डिस्ट्रॉय। अब ये क्या करता है, ये रिलीज करता है कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। ये भी आया था एक पॉइंट वहां पे पेपर में। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसी चीजें होती है जो दूसरे सेल्स को, ये दूसरे न्यूट्रोफिल्स को बुलाएगा, भाई आ जाओ, यहाँ पर एक पैथोजन आया है, इसको हम खाएंगे। ठीक है, दूसरे न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कोई भी न्यूट्रोफिल्स को मार ही नहीं पाता। अब ये क्या करेंगे, किसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे अगर न्यूट्रोफिल्स फेल हो गए? मैक्रोफेजेस। एग्जैक्टली अब ये बोलते हैं कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा, हम तो बुलाएंगे अपने दूसरे टीम को। अब ये बुलाएंगे क्योंकि वो बिग ईटर्स है। न्यूट्रोफिल बोलेगा मैक्रोफेज को कि भाई तू आजा, तू ही इसको डिस्ट्रॉय कर दे। अब मैक्रोफेजेस भी आएंगे। मैक्रोफेजेस जब आता है ना, मैक्रोफेजेस लेकिन कुछ अलग ही काम करते हैं। बेसिकली जो मैक्रोफेजेस होते हैं, एक तो याद रखना मैक्रोफेजेस का कैसा न्यूक्लियस होता है, बीन शेप्ड। ये जो बीन होती है ना, राजमा, मैक्रोफेजेस का बीन शेप न्यूक्लियस होता है। और जो मैक्रोफेजेस होती है, जब मैक्रोफेजेस ब्लड में होती है तब क्या बोलते हैं इनको, शाबाश, पता होगा या भी। मैक्रोफेजेस जब ब्लड में होते हैं तब क्या बोलते हैं, मोनोसाइट्स। ठीक है, तो जब ब्लड में होती है मैक्रोफेजेस तब जाके आप बोलोगे इनको मोनोसाइट्स। लेकिन जब ये मोनोसाइट्स आता है ना इसमें टिश्यू में, अब ये टिश्यू में आप इनको बोलोगे मैक्रोफेजेस, और ब्लड में आप इनको बोलोगे मोनोसाइट्स। ठीक है, मैक्रोफेजेस अब आएंगे, ऑब्वियसली बिग ईटर है। मैक्रोफेजेस बोलेगा कि भाई मैं इसको खाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैक्रोफेजेस का याद रखना, मैक्रोफेज एक ऐसी सेल होती है जो कि लिंक करती है आपके इनेट इम्यूनिटी को आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ। ठीक है, मैक्रोफेज ही अब आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को शुरू करने में मदद करेगा। ठीक है, मैं आपको दोनों इम्यूनिटी को एक्चुअली में पहले लिंक करवा के दूंगी, उसके बाद आपके लिए बाकी सब इजी है।
ठीक है। तो मैक्रोफेज क्या करेगा, मैक्रोफेज अब जाके पहले खुद से मारने की कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है, ये क्यों डिस्टर्ब करेगा टी लिम्फोसाइट्स को? जब आप खुद से करते हो तो आप दूसरों की मदद क्यों ही लोगे? तो मैक्रोफेज बोलेगा मैं तो खुद ही मारूंगा। मैक्रोफेज भी कोशिश करेगा इसको मारने की। मैक्रोफेज इस पैथोजन को तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा तोड़ेगा, इसकी एंटीजेंस को रिलीज करवाएगा, है कि नहीं? तो इसके एंटीजेंस होते हैं ना, हर एक पैथोजन के ऊपर बहुत सारे एंटीजन होते हैं, है ना, जो एक्चुअली इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में काम करते हैं। तो जब ये इस एंटीजन की मैक्रोफेज भी इसकी लाइसिस करेगा और रिलीज करवाएगा इसकी बॉडी से एंटीजेंस। अब ये एंटीजेंस आए, लेकिन मैक्रोफेज इन एंटीजेंस के साथ डील नहीं कर पाएगा। मैक्रोफेज को लगेगा कि यार ये हमारी बात नहीं है, ठीक है। मैक्रोफेज अब कोशिश करेगा कि मैं इन एंटीजेंस को प्रेजेंट करूं। किन सेल्स के पास प्रेजेंट करेगा? शाबाश। कौन आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं? T cells, T cells और D cells. बी सेल्स एंड टी सेल्स। अब देखो क्या होगा, मैक्रोफेज जब इस एंटीजन, जब इस पैथोजन को तोड़ेगा तोड़ेगा मरोड़ेगा, इसके एंटीजेंस को बाहर निकालेगा। अब ये क्या करेगा, ये एंटीजेंस को ऐसे ही उठा के नहीं ले सकता है टी सेल के पास। क्यों? अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है, आप उसको रैप करोगे कि ऐसे हाथ में दोगे? Wrap करेंगे. हाइड करोगे ना आप उसको पहले प्रेजेंट करोगे, है कि नहीं, एंटीजन को? तो आप एंटीजन को पहले क्या करोगे, अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में दोगे ना किसी को गिफ्ट। ऐसे थोड़ी ना दोगे, ले भाई तेरा गिफ्ट, नहीं। उसी तरीके से जो मैक्रोफेज होता है ना, ये इस एंटीजन को अच्छे से लेबल करता है। किसके साथ लेबल करता है? MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ। पढ़ा ये सब किसी ने? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये इस एंटीजन को प्रॉपरली लेबल करेगा MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ, अच्छे से, मतलब आप समझो रैपर लगा दिया ऊपर से, ठीक है। जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं, हम रैपर लगाते, इसने भी रैपर लगाया ऊपर से, रैपर। तो इसके साथ लेके आया एंटीजन को और लेके आया इसके साथ, इसके पास, टी सेल के पास, ठीक है। मैक्रोफेज बोलेगा टी सेल को, सुन भाई, वो बोलेगा क्या बात है? बोलेगा भाई देख, मैं तेरे लिए ना गिफ्ट लेके आया हूँ, एंटीजन लेके आया हूँ, और मैंने ना इस एंटीजन को अच्छे से प्रेजेंट किया। अब कोई बोलेगा, यहाँ पे भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई बोलेगा कि भाई क्यों गिफ्ट करना है, क्यों लेबल करना है, क्यों इतनी मेहनत करनी है? आपको पता है कितना मुश्किल है MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल बनाना? MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो आपका मैक्रोफेज होता है ना, मैक्रोफेज का एक क्रोमोसोम होता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर 6। मैक्रोफेज के क्रोमोसोम नंबर 6 को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एग्जैक्टली वो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो इस एंटीजन पे फिट हो जाए। अब आप याद रखना, जो एंटीजेनिक, उसको बोलते हैं एंटीजेनिक मोजेसिटी, मतलब दुनिया में कितने एंटीजेंस हैं आपके हिसाब से? 10, 20, 25, कितने लाख, 10 लाख, कितने एंटीजेंस होंगे नेचर में, बहुत सारे. है ना? तो मिलियंस ऑफ एंटीजेंस हो सकते हैं, मिलियन से भी आगे मैं कुछ बोलूं तो उतनी ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ एंटीजन हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली मैक्रोफेज को वही एंटीजन बनाना है, वही MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल बनाना है जो इस एंटीजन के साथ फिट हो जाए। आपको पता है रीजन क्या है? रीजन ये है कि टी सेल जो होती है ना, सी यहाँ एक डिफरेंस है जो आपको समझ में आई, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में। जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना, उसके पास आप किसी भी एंटीजन को ले लो ना, इनेट इम्यूनिटी बैक्टीरिया के साथ भी वैसे ही डील करेगा, इनेट इम्यूनिटी स्ट्रेप के साथ भी, स्टैफ के साथ भी, वायरस के साथ भी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है ना, इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। देखो ये आपको सारा इसी से समझ आ जाएगा, आपको फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है कि इनेट इम्यूनिटी को बैक्टीरिया मिले वैसे ही किल करेगा, इनेट इम्यूनिटी को वायरस मिले वैसे ही डील करेगा, इनेट इम्यूनिटी को इकोलाई मिले, इनेट इम्यूनिटी को साल्मोनेला मिले। इनेट इम्यूनिटी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती एंटीजेंस के बीच में। इनेट इम्यूनिटी किसी भी एंटीजन के साथ सेम तरीके से उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ना, ये होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस एंटीजन है, तो हमारी बॉडी में भी, एनिमल की बॉडी में भी लाखों करोड़ों मिलियंस ट्रिलियंस लिम्फोसाइट्स है, और हर एक लिम्फोसाइट जो है वो ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड है कि वो किसी स्पेसिफिक एंटीजन को ही डिटरमिन कर सकती है। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि जो टी सेल FMD के एंटीजन को डिटेक्ट करेगी ना, वो टी सेल HS के एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो? तो आपसे कल कोई पूछता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक है, क्या बोलेंगे आप लोग? नॉन स्पेसिफिक. स्पेसिफिक।
क्यों? क्योंकि हर कोई एंटीजन, सी एफएमडी का जो ऊपर वाला एनवलप होते हैं वहां पे कितने वो वायरल कैप्सिड प्रोटीन्स होते हैं, कितने एंटीजन्स होते हैं, तो उन एंटीजन्स के लिए सिर्फ एक ही टी लिम्फोसाइट होगी, पर्टिकुलर टी लिम्फोसाइट उसको पहचानेगी, और वो टी लिम्फोसाइट कभी भी एचएस, कभी भी जॉन्स डिजीज वाला बैक्टीरिया या फिर माइकोबैक्टीरिया उसको उस वाले उसके एंटीजन्स को पहचान ही नहीं पाएगी। तो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा स्पेसिफिक होती है, आपकी इनेट इम्यूनिटी हमेशा नॉन स्पेसिफिक होती है। उसके लिए एक ही बात है कि एचएस आए, मतलब हिमोजिक्स पास्चोरेला मल्टोसिडा आए, या फिर माइकोबैक्टीरिया आए, या फिर आपका पिकोरना वायरस आए, उसके लिए एक ही बात है, वो सबको सेम तरीके से कोशिश करता है मारने की, तभी तो इतनी इफेक्टिव नहीं है, तभी तो टी लिम्फोसाइट इतनी मतलब एक्वायर्ड एडेप्टिव ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक है, इसको पता है एग्जैक्टली किस चीज के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जब इसको इसलिए इसको लेबल करती है क्योंकि अगर ये इसको प्रॉपर लेबल नहीं करेगी ना, ये टी सेल इसको नहीं पहचानेगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार टी सेल कैसे पहचानती होगी? सी टी सेल जो होती है ना उसके ऊपर लगा होता है रिसेप्टर। ठीक है, ये टी सेल का रिसेप्टर है, इसको बोलते हैं टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, जो बी सेल होती है उसके ऊपर भी होता है रिसेप्टर, उसको बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर। लेकिन किसी को पता है बी सेल रिसेप्टर कौन होते हैं? पढ़ा होगा आपने ये चीज, अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन इसके बारे में। बी सेल रिसेप्टर कौन काम करता है? बी सेल रिसेप्टर एंटीबॉडी। हाँ, कौन से एंटीबॉडीज? वेरी नाइस। सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल, फिर से बताया। मैम इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, आईजीएम, आईजीडी, आईजी8। नहीं, ए नहीं करता। दो ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं एज बी सेल रिसेप्टर। ये भी आपके पेपर में आ सकता है क्योंकि इम्यूनिटी है तो इम्यूनिटी में तो कुछ भी आएगा पेपर में। एक आपका आईजीएम, एक आपका आईजीडी। आईजीएम और आईजीडी सिर्फ यही दो एंटीबॉडीज होती है जो वर्क कर सकती है एज बी सेल रिसेप्टर, इनके अलावा बाकी नहीं करते। चाहे आईजीए हो, चाहे आईजीजी हो, वो लोग नहीं कर पाएंगे, या आईजीई हो। ठीक है, सिर्फ दो कर सकते हैं। देखो कैसे याद रखोगे, आप लोगों को पता है ना जब एमबीबीएस करते हैं तो उसके बाद एमडी डिग्री करते हैं, वो डॉक्टरेट इन मेडिसिन कुछ ऐसा कुछ करते हैं ना, एमडी डिग्री। तो बस हाँ यार, जो डॉक्टर्स का एमबीबीएस बेकार होता है, बेकार इन द सेंस बेकार नहीं बोल सकते, मतलब एमबीबीएस का उतना वैल्यू नहीं होता जब तक स्पेशलाइजेशन ना करे। तो उस तरीके से याद रखो, एमडी मतलब स्पेशलाइज्ड। कौन से स्पेशलाइज्ड होते हैं? बी सेल रिसेप्टर के तरीके से। ऐसा करके जिसको याद रखना है वो याद रख सकता है। ठीक है, तो ये जो बी सेल, ये जो टी सेल रिसेप्टर है, क्योंकि इसके ऊपर, इस टी सेल के ऊपर रिसेप्टर लगा है, और ये रिसेप्टर जो है ना ये पहचानेगा किसी स्पेसिफिक एंटीजन को ही। अब यार देखो कितनी टी सेल होंगी, बहुत सारी टी सेल होंगी। इसका रिसेप्टर कुछ ऐसा होगा, इसका रिसेप्टर कुछ ऐसा होगा, इसका रिसेप्टर कुछ ऐसा होगा। सपोज करो इसका कुछ ऐसा होगा, स्क्वायर जैसा रिसेप्टर होगा। अब क्या होगा, जो एंटीजन इसके साथ फिट होगा ना वही इसको एक्टिवेट कर पाएगा। ठीक है, सपोज करो कि जो अभी एंटीजन मैक्रोफेज लेके आया था ना एंटीजन, वो यहाँ पे फिट हुआ, जो वो एंटीजन यहाँ पे फिट हुआ, इसका मतलब है ये टी सेल का सिलेक्शन हो जाएगा, इस टी सेल को काम करना आगे जाके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट करना, बाकी सारी टी सेल्स क्या हो गई? स्टॉप हो गई। ठीक है, तो जो एंटीजन है वो किस रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की क्षमता रखेगा, वो किसके साथ, इसको बोलते हैं लॉक इन की, लाइक लॉक इन की हाइपोथेसिस। तो एंटीजन कैसा है, वो किस रिसेप्टर के साथ ज्वाइन करेगा, जिस रिसेप्टर के साथ वो ज्वाइन कर पाएगा, लॉक इन की हाइपोथेसिस की तरह लॉक इन की हो जाएगा, वही वाली टी सेल जो होती है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि एमएससी क्लास का क्या है फिर दिक्कत? ये जो टी सेल होती है ना, इसके ऊपर एक और सेल लगी होती है, एक और रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं CD4। बाद में आपको पता चलेगा एक टी सेल की दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं CD4, एक को बोलते हैं CD8। CD4 आपकी टी हेल्पर सेल है, CD8 कौन सी होती है? साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक टी सेल, राइट। तो ये जो इसका CD4 होता है, ये CD4 क्या करता है, ये पहचानता है किसको? MHC क्लास मॉलिक्यूल। तो अगर ये चालाकी करता ना ये मैक्रोफेज, ये लेता इसको ऐसे एंटीजन को, बोलता अब इतनी मेहनत कौन करेगा अपने क्रोमोसोम को एक्टिवेट करना, कौन फिर करेक्ट एमएच, क्योंकि चांस होता है MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल बनेगा एक्यूरेट कि नहीं, ये मैटर ऑफ चांस होता है बॉडी का। सी आपका इम्यूनोलॉजी कितना ब्यूटीफुल है और आपका इम्यूनिटी कितनी ज्यादा मतलब डिटेल है इम्यूनिटी, मतलब जो चीज हमें लगता है कि एवे ही है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस बेचारे को इतनी मेहनत क्यों करनी है, वो बोलेगा छोड़ो यार ऐसे ही लेके जाऊंगा एंटीजन, पहचान जाएगा। लेकिन अगर वो MHC क्लास 2 नहीं लेकर आएगा ना, तो CD4 जो इसके ऊपर है, CD4 रिसेप्टर, वो बोलेगा इसको टी सेल को कि भाई इसको एक्सेप्ट मत कर, इस पे MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल है ही नहीं।
ठीक है। तो इसीलिए जरूरी होता है एंटीजन को प्रॉपरली लेबल करना MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना टी सेल के पास, ठीक है। इसीलिए इस वजह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सेल है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो कौन सी मैंने आपको भी बोली, किसने एंटीजन को प्रेजेंट किया टी सेल के सामने, मैक्रोफेज। Macrophages. और अगर आपको से ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी सेल है जो कि लिंक करती है इनेट इम्यूनिटी को और एडेप्टिव इम्यूनिटी को, Macrophages. ठीक है। आपको समझ आ रहा है, अभी तक सिर्फ इनेट इम्यूनिटी शुरू थी, अब जाके टी सेल आई, ये लग रहा है आपको शिफ्ट हुआ Yes, ma'am. है ना, इनेट इम्यूनिटी से एक्वायर्ड इम्यूनिटी में शिफ्ट हुआ। सी अब क्या हो जाता है आगे, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बताऊंगी, इतना ज्यादा। अब देखो ये टी सेल है, इसके ऊपर एंटीजन सॉरी रिसेप्टर था, ठीक है, इसके ऊपर बैठ गया एंटीजन, ठीक है। और यहाँ से CD8 भी है, CD4 भी है, सॉरी CD8 तो साइटोटॉक्सिक के ऊपर होता है, CD4 है, और यहाँ पर MHC क्लास 2 भी लगा है और एंटीजन भी आ गया बेचारा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो टी सेल है ये टी सेल हो जाएगी एक्टिवेट। ये कौन सी टी सेल है जो सिलेक्ट हुई, पहले इसका होता है टी सेल का पहले हो जाता है सिलेक्शन, इसको आप बोलते हो क्लोनल सिलेक्शन, ठीक है। टी सेल का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जब ये टी सेल एक्टिवेट हो जाती है ना, ये टी सेल हो जाती है क्लोनिंग करती है। अब इस टी सेल की बहुत सारी बनेंगी, आपकी बॉडी में बहुत सारी टी सेल बनेगी। कौन सी टी सेल होगी, लेकिन स्पेसिफिक होगी कि नॉन स्पेसिफिक होगी टी सेल, Specific. किसके किसके खिलाफ स्पेसिफिक होगी, इस एंटीजन के। ये कि आप मान सकते हो कि जितनी भी टी सेल है इनके ऊपर वही रिसेप्टर होगा जो इसको इस एंटीजन को पहचानेगा जो अभी अभी आया है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, अब आपके दिमाग में आएगा यार बी सेल क्या करती है, फिर बैठे बिठाई बैठती है क्या, ठीक है। टी सेल एक्टिवेट हो गई, टी सेल ने बहुत सारी क्लोनिंग कर दी, अब बहुत सारे टी सेल हो जाएंगे, टी सेल की क्लोनल एक्सपेंशन हो जाएगी, इसको बोलते हैं क्लोनल एक्सपेंशन। पहले होता है क्लोनल सिलेक्शन, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप होता है क्लोनल एक्सपेंशन। ये दो चीजें हो गई। अब देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट। मैम CD4 रिसेप्टर है। हाँ CD4 रिसेप्टर है इसके ऊपर। ओके। आपको बाद में एक कैच पता चलेगा कि टी हेल्प, इस सेल को हम बोलते हैं टी हेल्पर सेल, और टी हेल्पर सेल का दूसरा नाम ही होता है CD4, वो मैं आपको आगे जाके करूंगी क्लियर। फिलहाल के लिए जितना मैं बता रही हूँ उतना ही रखो, आपको बाद में सारा लिंक हो जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सी कलर ही चेंज करते हैं कि वरना ये सारा इरेज ही हो जाता है। आई विल चेंज, ये गूगल स्लाइड नहीं रखूंगी मैं, इससे आपको दिक्कत हो जाएगी, सारा डायग्राम में डिलीट हो जाती है। सी ये है अब 20 सेल, अभी तक ये 20 सेल बैठे हुए हैं, ठीक है, आराम फरमा रहे हैं 20 सेल को, कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने आपको एक चीज बोली थी अभी कि बी सेल जो होती है वो खुद भी एंटीजन को लेती है ना, खुद भी एंटीजन को पहचान सकती है। बी सेल क्या करती है, बहुत सारी बी सेल्स होंगी, बी सेल्स में होती है क्षमता कि वो एंटीजन को पहचानते हैं, ठीक है। ये जो एंटीजन है ना ये वाला, सपोज करो इसका नाम है, इस एंटीजन का एस्ट्रिक रखे कुछ हैश, इसका नाम है हैश एंटीजन, हैश समझते हो ना। और ये जो हैश एंटीजन है ना, ये हैश एंटीजन आ गया था इन बी सेल्स के पास, लेकिन यही वो पहली वाली बी सेल थी जो इस हैश एंटीजन को एक्सेप्ट कर पाई, क्योंकि बी सेल के ऊपर भी रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर होता है इसके ऊपर, शाबाश, IgM and IgD. IgM और IgD, IgD. ठीक है। अब क्या हो गया, ये बी सेल जब एंटीजन इसका रिसेप्टर जब एंटीजन को पहचानता है, ये बी सेल हो जाती है एक्टिवेट। जब ये बी सेल एक्टिवेट हो जाती है ना, ये क्या करती, ये अपने ऊपर बनाती है ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स, ठीक है। ये बी सेल का एंटीजन है, इसने बना दिया अपने ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स। अब क्या होगा, इसका मतलब है ये वो बी सेल है जिसकी सिलेक्शन हो गई के हिसाब से। अब आपको सोचते होंगे कि यार बी सेल क्या कर रही है, बी सेल को तो मारना है, एंटीबॉडी बनानी है, ये क्या हरकतें कर रही है। देखो हो जाता क्या बेसिकली, अब शॉर्ट कट टू शॉर्ट वरना बहुत डिटेल ये, जो टी सेल होती है ना वो रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5, ये दो। पहली चीज बताती हूँ, इंटरल्यूकिन कौन चीज होते हैं। इंटरल्यूकिन ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जो दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। जो दो सेल, अगर दो सेल्स को आपस में बात करनी होती है, ठीक है, सपोज ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये इन दोनों सेल्स को आपस में बात करनी है, ये दो सेल्स आपस में बात कैसे करेंगे, इंटरल्यूकिन्स की मदद से, ठीक है। देखो टी सेल तो एक्टिवेट हो गए, लेकिन टी सेल खुद काम नहीं करेगी, टी सेल को क्या करवाना है, बी सेल को बोलना है कि भाई
तेरे पास जो एंटीजन है, मेरे पास भी वही एंटीजन है और तेरे को काम करना है। बी सेल बोलेगा क्या काम करना है, बी सेल बोलेगा, टी सेल बोलेगा भाई तेरा एंटीबॉडी बनाने का वक्त आ चुका है। इसका मतलब ये होता है कि क्या हमारी बॉडी में पहले एंटीबॉडीज होती है? नहीं होती है, इसलिए तो वैक्सीनेशन करवाते हो। सी ये आपका पूरा टॉपिक ही यही है, इसलिए तो वैक्सीनेशन करवाते हो। हमारी बॉडी में पहले से, यार सोचो, दुनिया में मिलियंस ऑफ एंटीजन है, हमारी बॉडी बेचारी किस किस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी? उसको क्या पता कल मुझे कौन सा एंटीजन आएगा, परसों मुझे कौन सा एंटीजन आएगा? पता है क्या बॉडी को? कभी आप ये किसी विलेज में गए तो वहां पे कुछ अलग एक्सपोजर हुआ, कभी आप किसी टायर 1 सिटी में गए तो अलग हुआ, कभी आप कहीं फॉरेन कंट्री गए तो अलग एंटीजन आ गए। अब बॉडी करोड़ों लाखों मिलियन एंटीजन है, बॉडी को कहाँ पता है? तो बॉडी को पहले बोलना पड़ता है, इस एंटीजन को पहले आना पड़ता है एक बार, और उसको बॉडी को एंटीजेनिक स्टिमुलेशन करनी पड़ती है। अब टी सेल क्या करेगा, पहले ये रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 जब निकलता है ना, इंटरल्यूकिन 4 क्या करता है, आई थिंक मुझे डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ पे बनेगा नहीं। सी टी सेल थी ये, टी सेल ने लास्ट में रिलीज किया 2 इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 हमारे लिए यही काम के। इनफैक्ट इंटरल्यूकिन 1 भी था, बट क्लास का फिर लेट हो जाएगा, आपको दूसरी क्लास भी है। सी अब क्या हो जाएगा, ये जो इंटरल्यूकिन 4 है ये जाएगा, पहले जाएगा इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 बोलेगा इस बी सेल को, भाई तू सिलेक्ट हो गया ना? किसने बोला? हाँ। बोला कि यार अब एक काम कर, तू ना क्लोनल एक्सपेंशन कर दे। क्लोनल एक्सपेंशन क्या होता है, उसका मतलब मल्टीप्लाई कर पहले, क्योंकि सिलेक्ट तो पहले हुई थी जब इसके पास एंटीजन आया था ना, खुद से एंटीजन आया था तभी सिलेक्ट हुई थी, तो क्लोनल सिलेक्शन पहले हो चुकी थी इसकी। ठीक है, अब इसकी क्या हो जाएगी, क्लोनल एक्सपेंशन। तो जो इंटरल्यूकिन 4 होता है ना, इसको बोलते हैं बी सेल एक्सपेंशन, ये क्लोन बी सेल एक्सपेंशन फैक्टर, ये बी सेल्स की एक्सपेंशन करेगा। कौन? इंटरल्यूकिन 4, या फिर इसको बोलते हैं बी सेल ग्रोथ फैक्टर, बीजीएफ। ये क्या करेगा, ये सिलेक्टेड बी सेल्स की क्लोनिंग करेगा। अब क्या हो गया, ये सारी कौन सी सेल्स है, कौन सी सेल्स है ये सारी? लेकिन एक कैच है यहाँ पे फिर से, जो एंटीबॉडीज है वो कौन बनाता है, बी सेल या प्लाज्मा सेल? प्लाज्मा सेल्स। इसका मतलब ये है कि अभी इनमें एंटीबॉडी बनाने की क्षमता नहीं। अब क्या होगा, अब हो जाएगी इनकी डिफरेंशिएशन। अब इनको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब हम इनको डिफरेंशिएट कौन करवाता है, इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 5 को बोलते हैं बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, एक सेल को दूसरे सेल में डिफरेंशिएट करवाना। तो इंटरल्यूकिन 5 क्या करेगा, वो इस बी सेल को कन्वर्ट करवाएगा इनटू प्लाज्मा सेल्स। तो जितनी भी बी सेल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स का न्यूक्लियस के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, प्लाज्मा सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है, व्हील से। एग्जैक्टली कार्डव्हील शेप, ऐसे ना, जैसे वो होता है व्हील होता है ये। तो यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पे बनेंगी प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी, क्या बनाएंगी प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडीज। लेकिन किसके खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी सारी, किस एंटीजन के खिलाफ। तो आ गई आपकी बॉडी में मिलियंस ऑफ एंटीजन्स जो इस, अब देखो अगर पहला एक्सपोजर होता है क्या वो स्ट्रांग होगा, पहली बार जब एंटीजन आता है पहली बार में कुछ नहीं होता। इसलिए आप देखते हो कि जो सेकेंड रेस्पॉन्स होता है ना, पहला रेस्पॉन्स ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब दूसरी बार यही एंटीजन आएगा ना, इस एंटीजन की तबाही मच जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लाखों में एंटीबॉडीज बने हुए हैं। तो सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स हमेशा जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। यस मैम। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि बी सेल ने याद रखा यार ये वही था जो पिछली बार आया, चल चल जाके एंटीबॉडी जाओ उसको तबाह करके आओ। लेकिन क्या इनेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है? इनेट इम्यूनिटी में पहला रेस्पॉन्स भी उतना ही वैसा ही होगा, सेकंड रेस्पॉन्स भी वैसे ही होगा, थर्ड रेस्पॉन्स भी वैसा होगा। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पहला रेस्पॉन्स अगर ऐसा होगा ना कुछ, सेकंड ऐसा होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। तो दिस इज, ये आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये आपकी इनेट इम्यूनिटी। किसी को कोई दिक्कत है इस टॉपिक में? नो मैम। ठीक है, तो हम स्टॉप करते हैं, मैं बहुत थक गई एक्चुअली में। इसको बस एक बार रीडिंग करनी है हमें, कल करेंगे हम इसके, क्योंकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव।
जिसमें आप डिफरेंशिएट करोगे एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, कहाँ पे आपका कोलेस्ट्रम आ सकता है, कहाँ पे आपके टॉक्सॉइड होते हैं या फिर एंटी टेटनस सीरम वगैरह जो देते हैं, या फिर कहाँ पे आपका वैक्सीनेशन का आ जाता है। तो उसके टाइप्स है, ठीक है। इनेट का कोई टाइप नहीं है, इनेट एक ही होता है, लेकिन जो एक्वायर्ड होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक आपका एक्टिव, एक आपका पैसिव। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह ऐसा कुछ पूछना है या फिर कुछ भी जानना है? मैम CD4 को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या ठीक है। फंक्शन? सी, मैंने ये बोला कि टी सेल के ऊपर 2 चीजें होती है, एक को बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर, एक को बोलते हैं CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर ये बेसिकली प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन्स होता है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जो बी सेल है ना, टी सेल जो होता है, टी सेल जो होता है वो सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकता है पेप्टाइड एंटीजन को, ठीक है। टी सेल में एक और स्पेसिफिसिटी होती है टी सेल की, कि टी सेल सिर्फ पहचान सकता है पेप्टाइड एंटीजन को, मतलब जो प्रोटीन एंटीजन होता है। लेकिन जो हमारा बी सेल है ना, उसके पास कार्बोहाइड्रेट एंटीजन जाए, उसके बाद फैट एंटीजन जाए, उसके बाद पेप्टाइड एंटीजन जाए, वो सबको पहचान जाएगा, लेकिन टी सेल नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि टी सेल और बी सेल में ज्यादा स्पेसिफिक कौन है? T cell. टी सेल, याद रखना ये भी, ठीक है। ये मुझे इसी से याद है, CD4 ने पूछा था। तो ये सपोज करो यार प्रोटीन है, ठीक है, जिसने क्वेश्चन पूछा था। सी यार, आपकी 2 चीजें थी, आपका जो मैक्रोफेज लेके आया था वो आया था हैश एंटीजन लेकर, और हैश एंटीजन के ऊपर था सपोज करो ऐसे कुछ MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल, समझ रहे हो? ठीक है। हालांकि अगर टी सेल को, अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल को प्रेजेंट करना होता है ना कोई सेल, तो वहां पर MHC क्लास 1 आता है, ठीक है। मैं आपको कल पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में क्या फर्क होता है। सी, अब क्या होगा, 2 चीजें हैं इसके पास। मैक्रोफेज कितनी चीजें लेके आया था, वही जवाब देगा जिसने क्वेश्चन पूछा। मैक्रोफेज कितनी चीजें लेके आया था? मैक्रोफेज हाँ, एक सेकेंड यार, हाँ बोलो बोलो आप, मेरा ना ये, अरे कैसे ऑन रह गया, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। हाँ बताओ, मैक्रोफेज कौन कौन सी चीज लेके आया था? मैम MHC हाँ, MHC, और क्या क्या लेके आया उस MHC क्लास 2, और क्या लेके आया? MHC मॉलिक्यूल, ठीक है, उतना काफी। और क्या लेके आया? और एंटीजन। एंटीजन का एंटीजन, ठीक है। एंटीजन को पहचानने के लिए होता है रिसेप्टर, के बराबर है वही एंटीजन, ठीक है। एंटीजन मतलब इससे देखो, हजारों लाखों एंटीजन है, हजारों लाखों टी सेल्स है, कौन सी टी सेल सिलेक्ट हो जाएगी? वही टी सेल सिलेक्ट हो जाएगी जिस टी सेल का रिसेप्टर इस एंटीजन को पहचान पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जी। तो ये एंटीजन किसके साथ फिट होगा? इस रिसेप्टर के साथ, हैश एंटीजन। और MHC को कौन पहचानेगा कि ये सही MHC है, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं लेके आया? उसके लिए होगा आपका CD4। समझ रहे हो? जी हाँ। जब दोनों चीजें सक्सेसफुल हो जाएगा कि हैश एंटीजन भी रिसेप्टर में बढ़ गया, टी सेल रिसेप्टर ने बोला कि हाँ हैश एंटीजन ठीक है, मेरे लायक है, की एन लॉग हाइपोथेसिस हो रहा है, मुझ में फिट हो रहा है, ठीक है। CD4 ने भी बोला हाँ भाई MHC भी परफेक्ट आया, तब जाके ये सिग्नल किसको देंगे? इस टी सेल के न्यूक्लियस को। टी सेल के न्यूक्लियस को दोनों मिलके सिग्नल देंगे न्यूक्लियस को कि भाई दोनों चीजें ठीक है। ये बोलेगा न्यूक्लियस क्या चीज ठीक है, टी सेल बोलेगा एक तो एंटीजन भी सही से आया है जो मेरे लिए ही बना है, और दूसरी चीज वही MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल आया जो सही है। तो न्यूक्लियस बोलेगा ठीक है भाई, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, अब मैं स्टार्ट करूंगा एक्सपेंशन करना। समझ रहे हो? जी मैम, ये वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है का। हाँ, एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म। जी। सी, आप लोगों की AGB क्लास है, ठीक है, 7:30 पे होगी आपकी क्लास, क्योंकि अगर आप यही क्लास लंबी चलेगी तो आप फिर ऑब्वियसली बात है, बंदे को फिर समझ भी नहीं आता है, रिटेंशन पावर, थोड़े टाइम के बाद आपको ब्रेक भी चाहिए। तो 7:30 पे आप लोगों की AGB क्लास होगी, ठीक है। दैट विल बी टेकन बाय अनदर टीचर ऑफ आवर्स, वेरी ओल्ड टीचर है वो भी, हमारे पहले से हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर अनुपमा मैम। तो वो आपकी AGB क्लास लेंगी, तो आप प्लीज मेक श्योर करें कि उस क्लास में भी आप अटेंडेंस रखें, ठीक है।